हाँ जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। और आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, नहीं चल रही आज? अच्छी चल रही है। हाँ सर, आज तो अच्छी है, कल का पता नहीं। ठीक है, तो चलो एटलीस्ट आज अपनी ज़िंदगी जो अच्छे से एंजॉय जो है करें, कि पता नहीं कल हो ना हो। है ना? आज तो ये बात है। चलो, मेरे को बहुत खुशी है कि आज आप सारे क्लास में जो है आई हैं। और वैसे तो मेरा मन है कल भी क्लास होनी चाहिए और आप कल भी क्लास में आए। हाँ, पर वो शायद आपकी चर्चा चलो बाद में कर लेंगे। कल क्लास होनी चाहिए, नहीं होनी जो है चाहिए, चलो कल चर्चा कर लेंगे। या भी पूछ लें, कल क्लास होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कितने बच्चे कह रहे हैं कल क्लास होनी चाहिए? अच्छा, कई सारे हाथ हैं। कितने कह रहे हैं कल क्लास नहीं होनी चाहिए? घर पे पिटाई होगी, क्लास में आ जाओ। तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। कल फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा, अननेसेसरी हाथापाई घर पर हो जाएगी, तो क्लास में बैठे रहोगे, जब तक घर पहुंचोगे माहौल ठीक हो जाएगा। जैसे रिजल्ट आया एक अलग ही बम फट गया, तो इसलिए चलो एनीवेज, चलो कल क्लास हो ना हो मतलब आप सोच के मुझे बता देना। मेरे हिसाब से तो क्लास होनी चाहिए, मेरे हिसाब से क्लास होनी चाहिए, पर एट दिन डिसीजन आप करेगा। आपकी मानसिक हालत कैसी है उसके हिसाब से जो है आप डिसीजन जो है लें। पर अपनी क्लास शुरू करने से पहले फिर वही कहूँगा, रिजल्ट आना इज जस्ट एन इवेंट, ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है। दिक्कत बस आपकी है कि आप कल जो रिजल्ट आएगा उसको बहुत बड़ी चीज़ आपने बना ली है। इस चक्कर में एंग्जाइटी इश्यूज आपको सबको जो है होते हैं। इट्स नॉट एनी बिग इवेंट कि कल आपकी ज़िंदगी जो है बदल जाएगी। किसी ये फाउंडेशन हो गया तो वाओ आपकी लाइफ जो है मस्त हो जाएगी, या नहीं हुआ तो आप बर्बाद हो जाएंगे। इट्स जस्ट एन इवेंट। इतने सारे टेस्ट होते हैं, आगे भी टेस्ट चलते रहेंगे, तो ऐसा कुछ ये बिग इवेंट नहीं है। पर होता वही ना, आप इन चीज़ों को ही, इररेलेवेंट चीज़ों को आप बहुत मैग्नीफाई कर देते हो कि कल बहुत बड़ा इवेंट है, और जो रेलिवेंट चीज़ें होती हैं आप उसको जो है इग्नोर जो है कर देते हो, आप उसको जो है इग्नोर करते हैं। इसलिए शायद वही कहूँगा कि थोड़ी अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट ज़रूर करें। एक एक दिन जो है ना वो शायद जीना बहुत ज़रूरी है। इवेंट आया, अगर आपका फाउंडेशन होता है अच्छी बात है, ठीक है, आप इंटर जो है पढ़ेंगे। अगर आपका फाउंडेशन नहीं होता तब भी अच्छी बात है, फाउंडेशन फिर से जो है पढ़ेंगे। दोनों कैसे पढ़ना ही तो है, दोनों कैसे पढ़ना है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि फाउंडेशन क्लियर होगा तो आपको यूरोप का ट्रिप मिल रहा है। ट्रिप तो आपको मेरी क्लास का ही मिलेगा, ठीक है, चाहे आप इंटर पढ़ो चाहे फाउंडेशन पढ़ो। देर इज़ नॉट एट ऑल अ बिग डील। ऐसा नहीं है कि जिनका फाउंडेशन हो जाएगा उनकी लॉटरी जो है निकल जाएगी। एट द एंड सेम आप उसी सिचुएशन में हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी का फाउंडेशन कल हो या किसी का फाउंडेशन 6 महीने के बाद हो। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी सीए फर्स्ट शॉट में होती है, सीए 5 साल में होती है, 6 साल में होती है, 10 साल में होती है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। पर फ़र्क आपको पड़ता है किस बात से? आप डेली जो थॉट लेते हो, आप डेली जो अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो ना, उससे बड़ा फ़र्क जो है। चलो जी, वापस आते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो भाई, चर्चा क्या कर रहे थे हम? हाँ, बात शायद उसी पर बात चल रही थी कि भाई एट द एंड सीए का रिजल्ट या कोई भी रिजल्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट दूर तक भी नहीं है। इम्पॉर्टेंट है आप आज का दिन कैसे आप अपना जो है व्यतीत करते हो। इम्पॉर्टेंट है आज का दिन क्या आप पैनिक में आप इंजॉय कर रहे हो या आप एक्साइटमेंट में इंजॉय कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। या आप एक स्टेबल लाइफ जो है ना वो जी रहे हो। और अगर आप इन छोटी चीज़ों को लेकर, जो छोटा सा है ना कि आज मान लीजिए इस रिजल्ट को लेकर है, कल हो सकता है मॉक टेस्ट को लेकर रहेगा, फिर इंटर का रिजल्ट होगा, फिर फाइनल का रिजल्ट होगा, फिर जॉब की बात होगी, कल को बिजनेस करोगे, ये तो नेवर एंडिंग है। और होता वही है, ये छोटी चीज़ें हैं। जब आप इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो या आप इन चीज़ों को लेकर बहुत एंग्जाइटी जब पालना शुरू करते हो, इट्स जस्ट एन हैबिट। और ये हैबिट आपको बहुत तंग जो है वो शायद करती है। अगर याद हो बचपन में जब छोटे से थे, मे बी क्लास 1 क्लास 2, तब भी शायद आप टेस्ट में फेल हुए होंगे, पर ऐसा नहीं था कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ गया। और कितनी बार तो होता था कि आपने कोई टेस्ट दिया और टीचर ने 0 दिया और अब नाचते हुए घर आए, मम्मी आज 0 मिला। मतलब आपको 0 मिला है एंड यू आर डांसिंग, आज मुझे 0 मिला।
और एक बच्चा इसी में कहते हैं मुझे 0 मिला, हाय अब मेरा क्या होगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इट्स जस्ट अ नंबर, इट्स जस्ट अ नंबर। इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो लाइफ एंजॉय कर पाओगे, नहीं तो ये एक सर्कस है, इसमें आप बहुत गंदे जो है उलझ जाओगे। और दूसरा, कल के रिजल्ट के चक्कर में आज का दिन बर्बाद मत करना, कल के रिजल्ट के चक्कर में कल का दिन भी बर्बाद मत करना। क्योंकि जो बच्चे पास होते हैं पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं फुल ऑफ एक्साइटमेंट या स्टोरी डालने में या सबको बताने में, फ़ोन करने में, ये वो ताम झाम, पूरा दिन वेस्ट करते हैं। जो बच्चे फेल होते हैं वही पूरा दिन जो है वेस्ट करते हैं। एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है। और मैं तो शायद अपना याद करता हूँ, मेरा फाउंडेशन का रिजल्ट जब था मैं उस दिन नहीं देख पाया था, मेरा इंटर का रिजल्ट था, आई वॉज इन द क्लास। तो जैसे आपकी बात करें तो मेरा जब इंटर का रिजल्ट भी था तो मेरी नॉर्मल क्लास चल रही थी, तो रिजल्ट तो आ चुका था, पर हमने अपनी क्लासेस पूरी कंप्लीट करी। क्लास करने के बाद जो है वो शायद बाद में रिजल्ट जो है देखा था। इवन मेरा जो सीए फाइनल का रिजल्ट था उस समय मेरी जीएमसीएस की क्लासेस जो है, जो शायद अब आईटीटी आपने सुना होगा, कुछ ओरिएंटेशन क्लासेस होती है, वो मेरी क्लास चल रही थी। तो रिजल्ट तो सुबह आ गया था, और वो जीएमसीएस की क्लासेस वो 10 से लेके शाम के 5 बजे तक जो है शायद होती थी। तो 5:30-6 बजे मतलब रिजल्ट जो है मैंने अपना जो है देखा। इट जस्ट अ रिजल्ट, पास हो या फेल हो, मेरे को इस समय अगर मैं क्लास में हूँ, आई हैव टू गिव माई बेस्ट इन द क्लास। अगर मैं एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हूँ तो मेरे को उसके अंदर जो है अपना बेस्ट देखना है। रिजल्ट पास हो फेल हो, उससे मेरे आज का दिन मैं अपना स्पॉइल जो है वो शायद नहीं होने दूंगा। और वही मेरे को याद है जब सीए फाउंडेशन रिजल्ट था, कोइंसिडेंटली उस समय मैं अमरनाथ यात्रा पे गया हुआ था, तो वहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आता। तो 2 या 3 दिन के बाद जब वहाँ से नीचे आए, जब नेटवर्क आया था अगले दिन शायद जब आए थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी शायद उस समय लॉन्ग टाइम बैक तो उस समय वो कर्फ्यू था। तो क्या था ना, अमरनाथ यात्रा पे गए, वहाँ से जब वापस आए तो उस समय भी था, जब नीचे नेटवर्क आए तब जाके पता चला कि अच्छा रिजल्ट आ गया है, क्या रिजल्ट है। तो वही शायद कहूँगा, रिजल्ट जो भी आए, आप पास होते हैं फेल होते हैं, इज़ नॉट एट ऑल अ बिग डील। इम्पॉर्टेंट है आज का दिन आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे, और कल का दिन भी रिजल्ट आने से पहले, रिजल्ट आने के बाद। छोटा सा कहूँगा, वो मत काम करना जो बहुत बच्चे करते हैं कि रिजल्ट आएगा मान लो 10 बजे 11 बजे, आप सुबह 7 बजे शुरू हो गए ICET.org, टिक 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 टिक, रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है, हर 2 मिनट बाद चेक कर रहे हो। मतलब वो वाला प्लीज़, ये गलत आदतें हैं। मैं सिर्फ बता जो रिजल्ट जब आए, मुझसे अगर पूछोगे, जैसा कि मेरी बात करें, रिजल्ट हमें भी निकालना होता है, मेरा भी तो कल रिजल्ट है, सीए फाउंडेशन सारे बच्चों का रिजल्ट है, तो हम तो कभी भी चेक नहीं करते। मेरे को तो जब किसी बच्चे का व्हाट्सएप आ जाता है, सर रिजल्ट आ गया, मैंने कहा अच्छा रिजल्ट आ गया है, फिर मैं अपनी टीम को कहता हूँ रिजल्ट अपना जो है चेक करना शुरू। इंस्टेड कि मैं अपनी टीम को कहूँ हर 5 मिनट आप चेक करो रिजल्ट कितनी देर में आ रहा है और फटाफट रिजल्ट निकालो। हमें ऐसा कोई काम करना ही नहीं है। मेरी टीम अपना काम कर रही है, मैं अपना काम जो है कर रहा हूँ। और उसका तो मेरा तो अब तक के सालों का ट्रेंड है, कोई ना कोई बच्चा ही इंटीमेट कर देता है, या तो इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पर कि सर रिजल्ट आ गया, और जब मैं उसको देखता हूँ भाई जब आया रिजल्ट आया, फिर मैं अपनी टीम को इंटीमेट कर देता हूँ अब रिजल्ट आ गया है, अब आप अपना रिजल्ट निकालना जो है शुरू करें। तो होना यही चाहिए कि इंस्टेड की कला पूरा दिन जो है वो 10 बजे आ रहा है कि 12 बजे आ रहा है कि 3 बजे आ रहा है कि 5 बजे आ रहा है, जब तक रिजल्ट है तब तक आप बेहोश हो चुके हैं। वो वाला काम प्लीज़ मत करना, अपने आप को टॉर्चर बिल्कुल भी मत करना। जस्ट एंजॉय योर लाइफ। जब रिजल्ट आए उस समय अपना रिजल्ट देखो, और फिर मैं कहूँगा बस रिजल्ट देखकर वहीं पर क्लोज हो गया। चाहे आपके 350 हैं या 250 या 150 हैं, 350 है नॉट एट ऑल अ बिग डील, 150 है नॉट एट ऑल अ बिग डील। ऐसा नहीं कि 350 आप ढिंडोरा पीट रहे हो या 150 है तो आप रो रहे हो, नॉट अ बिग डील, इट्स जस्ट अ नंबर। कोई नहीं पूछ रहा। जैसे आपके 12th के मार्क्स अब कोई नहीं पूछ रहा, जैसे आपके 10th के मार्क्स कोई नहीं पूछ रहा, किसी ने पहले भी नहीं पूछे थे, ना कोई बाद में पूछेगा। आपने ना तो मेरे 10th के मार्क्स पूछे, ना 12th के पूछे, ना फाउंडेशन पूछे, ना इंटर पूछे, ना फाइनल पूछे, कोई नहीं पूछता। सिर्फ ये आप अपने आप को टॉर्चर करने के मुद्दे हैं कि मैं अब रिजल्ट को लेके अपने आप को परेशान करूंगा, रिजल्ट को लेके अपने आप को परेशान करूंगा। इन चीज़ों से निकल जाओगे तो लाइफ सेट है, ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। हाँ, मुझसे पूछोगे तो मैं वही कहूँगा, क्लास होनी चाहिए, और वही बात है कि आपका फोकस चेक हो। जैसे अभी आज वाली क्लास है कि आप कंसंट्रेशन से पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हो आज, ये आपका चेक है। अगर आप कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो तो आप सक्सेसफुल होने की तैयारी में हो, और अगर आज अभी कंसंट्रेशन नहीं बैठ रही, पैनिक कर रहे हो, तो आप लीडर तो कभी नहीं बन पाओगे।
क्योंकि जितने भी बिजनेस हैं, हर बिजनेस में उतार चढ़ाव सबके बिजनेस में आते हैं, हर के बिजनेस में हर कहीं पे उतार चढ़ाव आते हैं। अगर आप इन चीज़ों में बार बार पैनिक करोगे, आप कभी डिसीजन ले ही नहीं जो है पाओगे। तो ये डिसीजन इतनी सी बात है, जो इन इवेंट्स में स्टेबल हो गया वो बनता है लीडर, और जो इसमें स्टेबल नहीं हुआ वो बनता है फॉलोअर। क्योंकि जो स्टेबल नहीं हुआ वो किसी ना किसी से मोटिवेशन ढूंढ रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो हेल्प करो हेल्प करो, वो लीड कर ही नहीं पाएगा। और जिसको पता है ठीक है इट्स एन जस्ट एन इवेंट, वो लीड करता है, बाकी सबको साथ जो है लेकर चलता है। तो मैं कहूँगा आज का इवेंट तो वैसे भी आज का दिन, आज का और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या आप स्टेबल के साथ चल रहे हो? सक्सेस मिले तो, फेलियर मिले तो, फेलियर को भी एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो? सक्सेस को भी डाइजेस्ट करते हो कि नहीं करते? सक्सेस लोगों से डाइजेस्ट नहीं होती। जब सक्सेस आती है ढिंढोरा पीटना शुरू करते हैं, चुप रहो, बोलने की जरूरत नहीं है। फेलियर आता है, चुप रहो, किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सक्सेस अगर आती है, कोई अप्रिशिएट करता है, उड़ने मत लग जाना। फेलियर अगर होता है, कोई आपको ताने मार रहा है, गिर मत जाना। यही शायद भगवदगीता भी कहती है, मान और अपमान में बराबर रहना। भगवदगीता बहुत ब्यूटीफुल कहते हो ना, स्क्रिप्चर्स हैं, ग्रंथ है जो आपको समझ आते हैं, जो भगवान ने बहुत साफ कहा। मान अपमान में अगर फंस गए ना तो लाइफ बर्बाद है आपकी, तो लाइफ बर्बाद है। क्योंकि मान और अपमान दोनों ईगो से अटैच्ड है। जिसकी ईगो होती है उसी को मान की चिंता होती है, अपमान से भय लगता है। ईगो को साइड कर दो, मान अपमान कुछ भी नहीं है। किसने कुछ भी कह दिया क्या फर्क पड़ता है? किसने कुछ भी कह दिया क्या फर्क जो है पड़ता है? जिस दिन उस पर आ गए तो आप अपनी लाइफ शुरू कर दें। अभी तो क्या है, यू आर डिपेंडेंट ऑन द ओपिनियन ऑफ एवरी डैम पर्सन जो आपको जानता भी ना हो। सोचो क्या मिजरेबल लाइफ आपकी होती है कि आप हर किसी के ओपिनियन से कितना कॉन्शियस होते हो कि आपको वही डर है। कल डर इसका नहीं, रिजल्ट का। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया मेरे बारे में ओपिनियन क्या बनाएगी? ये दुनिया ओपिनियन बनाएगी आपके बारे में? आप खुद सोच के बताओ, क्या इस दुनिया के ओपिनियन से आप चलोगे? और जितने लीडर्स हैं, वही मैं कहता हूँ लीडर फॉलो में इतना ही फर्क है, जितने फॉलोअर्स हैं वो इतने डरपोक होते हैं, इसलिए वो कभी भी रिस्क ले ही नहीं पाते। और जितने लीडर्स हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता। जितने टॉप के लोग हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो MS धोनी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, इनको फर्क नहीं पड़ता। आप सोचते हैं छोटी सी बात कि कल अगर आप फेल हो गए तो 2-4 लोग आपको कुछ कह देंगे। सोशल मीडिया उठाकर देखो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे बिजनेसमैन हो, सबको लोग कितना ट्रोल करते हैं। आपको तो ट्रोल किसी ने किया ही नहीं, आप तो माइंड में सोच रहे हो कि आप बहुत बड़ी चीज़, कि दुनिया आपको ट्रोल करेगी। ट्रोलिंग किसको कहते हैं? बॉलीवुड एक्टर्स को देख लो, कितना ट्रोल डेली करते हैं लोग, कितने मीम्स उन पर जो है बनते हैं। सारे बिजनेसमैन की बात कर लो, पॉलिटिशियंस की बात कर लो, हर किसी की बात कर लो, पर उनको पता है इन ट्रोलिंग से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इन ट्रोलिंग से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, इंडियन क्रिकेट टीम जिंदाबाद। जिस दिन हार गई, ये सब बेकार है। ट्रोलिंग ऐसी होती है सेकंड में एकदम से आप चढ़ाते हो और एकदम से ये सोसाइटी आपको ऐसा गिराती है। एक मैच में गड़बड़ हो गया, इतने में सचिन तेंदुलकर बूढ़ा हो गया, धोनी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, कोहली को अब खेलना नहीं आता, कोहली की शादी हो गई है। ट्रोलिंग आप देखो, ये ट्रोलिंग होती है। और अगर कोहली, धोनी, सचिन या अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान या हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या चीफ मिनिस्टर अगर ट्रोलिंग को देख कर कॉन्शियस हो गए, वो तो कभी लीड ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा ये आपको सोचना है। तो मैं कहना आज का दिन, कल का दिन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जिनको ट्रोल किया जाए, आप कितना दिल पर लेते हो या कितना बाउंस बैक करते हो। कल अगर ट्रोल हो, लेते जाओ, बाउंस बैक करो। विराट कोहली की बात करें, शादी के बाद शायद 2 साल बहुत ट्रोल हुआ, उसके बाद वापस आए, सबने फिर कहा बहुत बढ़िया विराट कोहली। ट्रोलिंग को आप कैसे लेते हो? आप उसको एज अ सेटबैक लेते हो, डिप्रेशन में जाते हो, या आप वापस बढ़ते हो, बाउंस बैक करते हो, ये आपके ऊपर है। ये सारा आपके ऊपर है। मेरे साथ वही बात है, सक्सेस मिली, अच्छी बात है, सब कुछ सही चल रहा था। कल का रिजल्ट मैं भी ऐसे एनालाइज करता हूँ। कल जो रिजल्ट आएगा शाम को, यही एनालिसिस मेरा सबसे पहले चलता है। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, क्या वैसा रिजल्ट आया कि नहीं आया? आया। इसका मतलब जो हमारी मॉडल चल रहा है, जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, मूव ऑन। और अगर रिजल्ट वैसा नहीं आया, अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं, हम अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं। इसका मतलब जिस तरीके से पढ़ाया था उसके हिसाब से ये डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया, क्या कमी रही, और वो सारी कमियां इंप्रूव करते हैं अगले बैच में। तभी तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं।
ऐसा थोड़ी है कि मेरे को स्टार्टिंग से ही बहुत सक्सेस मिली, सक्सेस फेलियर सक्सेस फेलियर सक्सेस फेलियर, बहुत सारी चीज़ें जो है होती हैं, वही सबके साथ है। वही चाहे एक्टर्स की बात है, कोई मूवी हिट हुई कोई मूवी फ्लॉप हुई, वही क्रिकेट के साथ है, कभी सेंचुरी मारी कभी आप डक पर आउट हुए, वो सारी चीज़ें हैं। सेंचुरी मारी तो कैसे मारी, डक पर आउट हुए तो क्यों हुए, किस बॉल को आप खेल नहीं पाए, उसी तो प्रैक्टिस करते हैं, उसी की बाबा प्रैक्टिस करते हैं कि मैं गुगली बॉल नहीं खेल पाया, वो पूरा साल उसकी प्रैक्टिस जो है करेंगे, आप बाउंसर नहीं खेल पाया, उसी की प्रैक्टिस जो है करते हैं। तो वही सारी स्टोरी है कि अगर कल आप पास होते हो, एनालिसिस करना, प्राउड फील मत करना, एनालिसिस, मैंने ऐसा फाउंडेशन में क्या क्या किया था जिसकी वजह से मेरे इतने नंबर जो है आए, कल को रिजल्ट नेगेटिव आया तो मुझसे क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से रिजल्ट नेगेटिव आया, एंड बाउंस बैक। इतनी सी बात है, लाइफ इज अ जर्नी फुल ऑफ एक्सपेरिमेंट। आपने एक एक्सपेरिमेंट करा है, सक्सेसफुल भी हो सकता है फेलियर भी हो सकता है, फाउंडेशन का एक एक्सपेरिमेंट और कुछ भी नहीं। आपने कल फाउंडेशन एग्जाम दिया, 6 महीने आपने पढ़ के तैयारी करी, एक एक्सपेरिमेंट था, किस तरीके से आपने पढ़ाई करी उसका रिजल्ट सामने आएगा। आपके हिसाब से रिजल्ट आया, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपका एक्सपेरिमेंट ठीक रहा। और अगर उसके हिसाब से नहीं आया, एनालिसिस करो कहाँ गड़बड़ जो है करी, यही तो इम्प्रूवमेंट का जरिया जो है वो रहता है। चलो एनीवेज, वापस जो है आते हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पर। कल एक छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिर हमने जो है शुरू करा, AS10, क्या नाम है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो भी उसी की अकाउंटिंग से ये सारा डील जो है करता है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या है, दीज आर टेंजिबल आइटम्स, कुछ टेंजिबल आइटम्स है, क्यों हमने रखी हैं, हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन। जब AS2 की बात करी थी, हेल्ड फॉर आपका क्या था, फॉर सेल इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन्वेंट्री और पीपी में यही फर्क है, वो भी रखते हैं, वो बेचने के लिए रखते हैं, ये हम क्यों रखते हैं, हेल्ड फॉर प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन के लिए रख रहे हैं, या फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर हमने क्यों रखा है, हम उसको किराए पे देने की बात जो है रखते हैं। तो हमने बिल्डिंग लेके बिल्डिंग किराए पर जो है दी, मशीन खरीदी मशीन किराए पर जो है हमने दी। या फिर हम क्यों रखते हैं, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, हमने कुछ बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, लैपटॉप्स है, कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, वो क्यों है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए, हेड ऑफिस डिपार्टमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें जो है हमारी आती हैं। AS10 कब लगेगा, जब ये जो सामान खरीदा है इसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर लाइफ छोटी सी है, हमने कहा उसको हम पीपी में लेके नहीं आते, क्योंकि 1 साल की लाइफ है, हमने खरीदा साल भर में ख़त्म भी हो गया, सारा PNL में जो है चला जाता है। कंफर्टेबल है। फिर आगे आए, मैंने कहा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मेरे पास आने के 3 तरीके हैं, या तो मैं परचेज करूंगा, या मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा, या मैं एक्सचेंज जो है करवा सकता हूं। कंफर्टेबल है। फिर हमने कहा चाहे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं या परचेज करते हैं तो भाई क्या क्या खर्चा होगा, हमने कहा जिस दिन वो मशीनरी तैयार हो गई, अगर आपने कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो क्या क्या मटेरियल लगा, क्या क्या लेबर लगी, क्या क्या सारा कुछ लगा, सब कुछ अपने जो है पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन का पूरा आएगा, कितना अपोजिशन कैसे करना है, उसकी कॉस्ट जो है हम निकालना सीखेंगे। अगर हमने परचेज करी तो हमने कितना प्राइस दिया, और अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है माइनस कर दो, कैश डिस्काउंट इग्नोर करना है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, सब्सिडी माइनस करेंगे, कैश इंसेंटिव माइनस करेंगे, वो मेरा अमाउंट आया, वहां से शोरूम से मेरे को अपनी फैक्ट्री में लेकर आना है। तो हमने कहा अगर कोई टैक्स ऐड हुआ है, नॉन रिफंडेबल है, ऐड करेंगे, और अगर रिफंडेबल है इग्नोर जो है करते चले जाएंगे। उसके बाद क्या है, लोडिंग चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, ट्रांजिट इंश्योरेंस है, टोल चार्जेस हैं, ट्रक पहुंच गया, अनलोडिंग चार्जेस हैं। अब ट्रक पहुंच गया और उसके बाद फैक्ट्री के अंदर उसको जो है इंस्टॉल करवाना है, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है आएंगे। साइट प्रिपरेशन है, उसके चार्जेस आएंगे। कोई टेक्निकल मैंने पर्सन को हायर करा, कोई प्रोफेशनल पर्सन को हायर करा, उसने सारा हुआ, वो सारे इंस्टॉलेशन खर्चा आएगा। उसकी टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग का सारा खर्चा जो है हम लेंगे। और उस टेस्टिंग में अगर कुछ रद्दी निकली, टेस्टिंग में जो भी सामान निकला इंसिडेंटली हमने उसको बेचा, वो उसको माइनस जो है कर देंगे। और वहां जब ओके रिपोर्ट आ गई, अब आप इस मशीन को, इस AC को अब आप यूज कर सकते हैं। वहां से डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, वहां तक की कॉस्ट जो है इनकर करते हैं। उसके बाद का सारा खर्चा वो रेवेन्यू में, PNL में जो है जाते हैं। अब AC ऑन हो गया है, अब कुछ टाइम के बाद AC को एक दीवार से दूसरी दीवार पर ले गए, उसको कैपिटलाइज नहीं करना। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग ले गए, कैपिटलाइज नहीं करना। एक आप शोरूम से दूसरे शोरूम में ले गए, भाई AC मेरा वर्क कर गया था, अब कैपिटलाइज जो है मेरे को जो है नहीं करना। कंफर्टेबल है। फिर मैंने बिल्डिंग जो है खरीद ली है, तो बिल्डिंग में जितना खर्चा वो सारा हुआ। अब बिल्डिंग की इनॉग्रेशन पर मैंने दुनिया को बुलाया, रिबन कट जो है मैंने करवाया, वो बिल्डिंग के कॉस्ट में जो है नहीं आएगा। तो मैंने कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम कैपिटलाइज नहीं करते, वो क्या जाएगा, सारा PNL में जो है चला जाता है।
कंफर्टेबल ने ये सारी चर्चा जो है हमने करी। उसके बाद फिर थोड़ा सा और आगे जो है हम बढ़े और मैंने कहा अगर हम एक्सचेंज करते हैं, मेरा लैपटॉप पुराना वाला जो है वो मैंने दिया, नया लैपटॉप मैंने खरीदा है, तो मैंने कहा दो बातें हैं, मैंने खरीदा है या रिप्लेसमेंट में मुझे जो है मिला है। अगर खरीदा है उसको हम क्या बोलते हैं, हैज़ अ कमर्शियल सब्सटेंस, मतलब कमर्शियल मतलब सेल परचेज मानेंगे। मैंने पुराना लैपटॉप दिया, बेचा, नया लैपटॉप मैंने खरीदा। और अगर प्योरली रिप्लेसमेंट है, खराब हो गया था, कंपनी से रिप्लेसमेंट मेरे को जो है मिली है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। तो अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, मतलब सेल परचेज हम नहीं दिखा रहे हैं, तो फिर तो क्या करना है, जो पुराना लैपटॉप की जो बुक वैल्यू थी, जो बुक वैल्यू थी बस उसी पर नया लैपटॉप आ जाएगा, बात खत्म जो है हो गई। और हाँ, कल को इस केस में कुछ पैसे दिए ऐड कर देना, कुछ पैसे वापस मिले लेस जो है कर देना, कोई प्रॉफिट लॉस हम बुक जो है नहीं करेंगे। कंफर्टेबल है। पर थोड़ा सा और अगर आगे बढ़े, आज हम टॉपिक क्या बढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन। आज हम टॉपिक क्या बढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन। तो इसी में आप समझिए, पुराना लैपटॉप था, उसकी लाइफ थी 5 साल, 3 साल के बाद वो लैपटॉप खराब हो गया, वारंटी पीरियड में था, नया लैपटॉप जो है दे दिया, वारंटी पीरियड में था, नया लैपटॉप आ गया, किस पर मैं रिवैल्यू करूंगा, बुक वैल्यू पर अब पुराना लैपटॉप की वैल्यू लाइफ कितनी थी, 2 साल, मैं डेप्रिसिएशन कर रहा था, 5 साल थे, पहला साल बीता, दूसरा साल बीता, तीसरा साल बीता, डेप्रिसिएशन लगाई। अब जो नया लैपटॉप आया है उसकी लाइफ कितनी होगी, फिर 5 साल। तो हमने कहा अब वो जो डेप्रिसिएशन है, अब वो फिर 5 साल में स्प्रेड जो है हमारा हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन एस्टिमेट। आज की क्लास या मे बी नेक्स्ट क्लास में चर्चा जो है करेंगे। बस ये फाउंडेशन में शायद थोड़ा सा आपको या आपने पढ़ा जो था तो शायद याद होगा कि लाइफ अब चेंज हो गई, तो हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट सारा चेंज जो है कर देंगे। आज की क्लास में डेप्रिसिएशन पे ही चर्चा जो है करनी है। ऐसे ही पुराना लैपटॉप मैंने बेचा है, नया लैपटॉप मैंने उसके एक्सचेंज में लिया है, तो मैंने कहा जब बेचा है तो फिर तो प्रॉपरली बात है, मैंने कितने रुपए में बेचा, मैं लॉस अपना बुक जो है करूंगा, मैं लॉस अपना बुक जो है करूंगा। और जो सेल वैल्यू है उसी को मैं क्या मान लूंगा, परचेज प्राइस जो है मान लूंगा। और अगर कुछ पैसा प्लस माइनस दिया है वो एडजस्ट जो है अपने कर लेंगे। कंफर्टेबल है। शायद यहाँ तक हमने लास्ट क्लास तक जो है हमने पढ़ लिया था। ठीक है जी, चलो फिर थोड़ा सा अब और आगे जो है बढ़ती हैं। लो जी, अब चेक करें। लो जी, मेरा नेक्स्ट छोटू सा टॉपिक कह रहे हैं, वेयर वेयर सेवरल आइटम्स ऑफ PPE, where several items of PPE are purchased for a consolidated price। कुछ नई चीज़ों पर और चर्चा जो है करते हैं। मार्केट में गए और मार्केट में अब हमने 3 4 5 6 चीज़ें एक साथ खरीदी हैं, 3 4 5 6 चीज़ें एक साथ खरीदी और हमने लमसम पेमेंट करी है। हमने लमसम पेमेंट जो है कर कर आए हैं। तो लमसम हमने बार्गेनिंग करी, भैया मेरे को टीवी भी चाहिए, रेफ्रिजरेटर भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, सबके रेट थे और मैंने टोटल अमाउंट होने का, भैया इसके जो है 2 लाख पड़ेंगे, मैं 1.5 लाख रुपए में लेकर आया। डिस्काउंट बार्गेनिंग जो है मैंने करी, 4 5 चीज़ें मैं खरीद कर लाया और मैंने कहा भैया सारे चीज़ें बल्क में सामान ले रहा हूँ, मेरे को बताओ कितना डिस्काउंट दोगे। ऐसा कई बार होता है, आप एक चीज़ खरीदने जाते हैं तो वो डिस्काउंट नहीं देते, आपने 4 5 चीज़ें ली तो आप खुद ही कह देते हो भैया 4 5 चीज़ें ले रहे हैं, इसमें तो मेरे को डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा। उन्होंने टोटल पे डिस्काउंट आपको जो है दे दिया है। तो बताएं, कह रहे हैं कॉमा देन बताएं जी, कॉमा देन कंसिडरेशन, वो जो अमाउंट है, कॉमा देन कंसिडरेशन इज अपोर्शन्ड। अब मैंने टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फ़ोन, 2 4 चीज़, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्रिंटर, मैंने सब खरीद लिया, लम्स अमाउंट दिया है। पर जब अकाउंटिंग करनी पड़ेगी तो मोबाइल फ़ोन का अमाउंट लिखना पड़ेगा, मोबाइल फ़ोन अकाउंट डेबिट, टीवी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, चेयर अकाउंट डेबिट, वो सब करना है। तो अब इस कंसोलिडेटेड प्राइस को कैसे अलग करें। हाँ जी, मुझे आराम से आप ही सोच के बताएं। एक सामान है 1 लाख का, एक सामान है 50,000 का, एक सामान मान लेते हैं 1.5 लाख का, ये टोटल सामान कितना हो गया, 3 लाख का।
3 लाख का सामान था, मैं टोटल उनको देकर आया 2,80,000 या 2,70,000। मैं टोटल इनको देकर आया 2,70,000। तो भाई अब ये सामान एक्स है, ये सामान वाई है, ये सामान जेड है, मैं टोटल देकर आया हूँ 2,70,000, मेरे को 30,000 का डिस्काउंट मिला। तो भाई सवाल इतना सा है, 30,000 का डिस्काउंट मिला, मैं इसमें क्या करूं? इसमें से 30,000 माइनस करूं, या इसमें से 30,000 माइनस करूं, या इसमें 30,000 माइनस करूं, या तीनों में से माइनस होना चाहिए? तीनों में से होना चाहिए। बात बिल्कुल क्लियर है। अगला सवाल वही है, 30,000 तीनों माइनस करूं तो क्या 10,000 10,000 10,000 माइनस करूं, या इस रेशियो में माइनस करूं? आपका जो है रेशियो जो है 2:1:3 के रेशियो माइनस करूं तो कितने करें? इक्वल माइनस होना चाहिए। कोई नहीं, कितने करें? रेशियो माइनस होना चाहिए। बात बिल्कुल क्लियर है। तो मैंने कहा भाई जो टेक्निकल पार्ट था ना वो तो मैंने सारा कल करा दिया, अब तो इजी वाला पार्ट है जो आज की क्लास में जो है हम टेकअप कर रहे हैं। और लॉजिकली सोचोगे बात इतनी सी है भी, इसी रेशो में हम प्रोपोर्शनेटली अमाउंट जो है रिकॉर्ड कर लेंगे। कंफर्टेबल है? लो जी, तो भी लिखिए, देन कंसिडरेशन इज अपोर्शनड टू वेरियस items on the basis of their respective fair value at the date of transaction। तो भाई जिस दिन आपने सामान खरीदा तो भी उनकी अलग अलग क्या वैल्यू थी, उस रेशो में आप उसको पोर्शन जो है कर देना। कंफर्टेबल है? आज तक ये सवाल पेपर में आते नहीं थे क्योंकि 5 नंबर बनता नहीं, पर अब मेरे को उम्मीद है एमसीक्यू में 1-1 2-2 नंबर के जो हैं ये आ जाने चाहिए। तो मेरे को इस बात बड़ी खुशी है और उम्मीद करता हूँ आई से अब यही काम जो है करेगा। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब पूछने चाहिए और अब सारे क्वेश्चन आपके सारे टॉपिक क्या है इंपॉर्टेंट जो है बन जाते। पहले होता था पुरानी स्टडी में थोड़ा सा गड़बड़ यही था कि भी सोच के बताएं सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करें, आई से ने सब में से पूछा कितना 5 या 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5-5 नंबर के, और उसी से जज कर लिया आपको अगर ये आते होंगे तो बाकी सारे जो है आते होंगे। थोड़ा सा गलत था। अब उम्मीद है अब सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है पूछेंगे और उसमें भी अब कुछ भी पूछ सकते हैं, 1 मार्क छोटा सवाल भी पूछ सकते हैं, बड़ा भी जो है पूछ सकते हैं, सब कुछ आपको जो है आना चाहिए। लो जी, तो भी चेक करें। फॉर एग्जाम्पल कह रहे एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड 3 लो जी, X Limited acquired 3 assets at a consolidated price of ₹9 लाख। तो भाई टोटल 9 लाख रुपए दिए और आप 3 एसेट लेकर जो है आप आए। कह रहे हैं फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स आर एज फॉलोज। ऑनलाइन बच्चा पूछ रहे फेयर वैल्यू का क्या मतलब होता है? मार्केट वैल्यू। इतने मान के चलो, फेयर वैल्यू, सेलिंग वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मैं इसमें आपको तंग ज़्यादा जो है नहीं करा। ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी मान लो, फेयर वैल्यू मान लो, मार्केट वैल्यू मान लो, सेलिंग वैल्यू मान लो, सेम चीज़ जो है मानकर जो है चले। तो भाई ये क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट आर एज फॉलोज। तो भाई एक है एसेट 1, उसकी वैल्यू है मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू 4 लाख रुपए। एसेट 2 उसकी वैल्यू है 5 लाख रुपए और एसेट 3 उसकी वैल्यू है 3 लाख रुपए। तो भाई टोटल कितना हो गया? 12 लाख रुपए। टोटल कितना आ गया? 12 लाख रुपए। और आपसे कह रहे हैं कंप्यूट with a beautiful smile the cost of acquisition। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है निकालना है ऑफ ईच एसेट एंड जर्नलाइज।
तो भाई अब मैं उम्मीद करता हूँ पेपर में ये अगर सवाल आएगा तो सिर्फ आइडिया, अगर एमसीक्यू बनेगा तो हो सकता है बस ऐसे टू की पूछ लें, द कॉस्ट ऑफ ऐसे टू विल बी ऑप्शन ए बी सी डी। तो मेरे को लगता है एक नंबर का सवाल ये जो है बन सकता है, या अगर जनरल एंट्री के साथ आएगा तो सब्जेक्टिव में 1 या 2 नंबर का सवाल जो है बन सकता है। चलो जी चेक करके बताएं। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ एसेट्स बताएं जी। एसेट 1, एसेट 2, एसेट 3 निकाल लिया। हाँ जी, कितना कितना आ रहा है? हाँ जी, एक आप आंसर बता रहे हैं 3 लाख, 3,75,000, 2,25,000। तो भैया टोटल कितना हो गया? हाँ जी, 3 3 6 7 8 9 लाख। हाँ जी, यही आंसर आ रहा है सबका। तो भाई सिंपल सा है, प्रोपोर्शनेट करना है तो आप चेक करो। हमने कहा भाई 4 लाख का एसेट 1 है, 4 लाख का एसेट 1 है, टोटल 12 लाख में हमने कितनी पेमेंट करी? 9 लाख की पेमेंट जो है करी है। तो 9 लाख की पेमेंट में प्रपोर्शन जो है आया। बेसिकली मुझे क्या करना है, 4:5:3 के रेशो में काम करना है। और रेशो निकालना सी फाउंडेशन में आपको सिखाया हुआ है, तो रेशो निकालना आपको आता है। एप्लीकेशन अब आप कर सकते हैं। ऐसी एसेट 2 हमने कहा भाई 5 लाख की कॉस्ट है 12 लाख में से, तो बताओ जी 9 लाख में कितना? तो आपने किया 375। ऐसे ही 3 लाख की कॉस्ट है 12 लाख में से, तो 9 लाख की कॉस्ट 9 लाख में कितना? 2,25,000। कंफर्टेबल है? कर लोगे अच्छे से? तो भाई ये किया। और जर्नल एंट्री अगर पास करनी है तो अब क्या होगा भाई? एसेट 1 अकाउंट डेबिट में भी ये क्या है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फिर मैंने कहा एसेट 2 अकाउंट में भी मोबाइल फोन अकाउंट डेबिट। फिर ऑप्शन आपका नेक्स्ट क्या है? एसेट 3 अकाउंट में भी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, जो भी नाम होंगे तो वो करेंगे 2 बैंक अकाउंट। मैंने कितने रुपए दिए? 9 लाख रुपए। और एसेट 1 मोबाइल कितने का पड़ा? 3 लाख रुपए का। लैपटॉप कितने का पड़ा? 375 का। मे बी ऑफिस फर्नीचर कितने का पड़ा? 2,25,000 का। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ पेपर में ये आना नहीं चाहिए, मतलब पेपर में एमसीक्यू सवाल जो बनता है वो ये बनेगा। ये सवाल गिवन होगा और आपसे पूछेंगे देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट 2 वुड बी ऑप्शन ए बी सी डी। एमसीक्यू ये बनेगा तो 1 नंबर। हाँ, अगर सब्जेक्टिव बनेगा तो ये 2 नंबर का जो है आ जाना चाहिए। कंफर्टेबल ने? लो जी, यहाँ तक आराम से चेक कर लें, किसी को कोई भी डाउट हो? ठीक चल रहा है? चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लो जी नेक्स्ट आए, लो जी नेक्स्ट आए सब्सिक्वेंट कॉस्ट। लो जी नेक्स्ट छोटू सा टॉपिक, सब्सिक्वेंट कॉस्ट। हमने मशीन खरीदी, कॉस्ट कितनी रिकॉग्नाइज करनी है, सारी चर्चा जो है हमने कर ली। अब एसी लग चुका है, लैपटॉप मेरे पास आ चुका है, गाड़ी मेरे पास आ गई है। अब कुछ सालों के बाद मैंने इस गाड़ी पर, इस लैपटॉप पर, इस एसी पर मैंने कुछ और खर्चा जो है किया। वो खर्चा पीएनएल में जाएगा या कॉस्ट में ऐड होगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई अब चेक कर लो, 2 बातें हो सकती हैं। मैंने शायद कल ही क्लास में चर्चा करी भी थी। नॉर्मल रिपेयर्स हैं, नॉर्मल रिपेयर्स है, नॉर्मल मेंटेनेंस है, वो कहा जाएगा पीएनएल में। पर कोई मेजर एक्सपेंस हमने किया है जिससे उसकी लाइफ में चेंज आया है, एफिशिएंसी में चेंज आया है, कोई कंपोनेंट रिप्लेस हुआ है, तो वो क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट में ऐड जो है करना पड़ेगा। तो लो जी लिखें, हमने कहा कॉस्ट इनकर्ड ऑन डे टू डे repairs and maintenance। हमने कहा डे टू डे रिपेयर मेंटेनेंस पे जो कॉस्ट लग रही है, तो भाई आप ही बताओ ये कहाँ पर जाएगा? पीएनएल में, चार्ज टू पीएनएल। तो भाई ये कहाँ पर जाएगा? चार्ज टू पीएनएल।
तो भाई डेली जो हम इस पे खर्चा कर रहे हैं, रिपेयर मेंटेनेंस पे खर्चा जो है होता है, गाड़ी की सर्विस करा रहे हैं, पीएनएल में जो है जाता है। तो हमने कहा जो छोटी मोटी सर्विस करा रहे हैं, रिपेयर हो गया, गाड़ी का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, बम्पर टूट गया, ठीक करा दिए, ये सारी चीज़ें क्या है रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जो है हो जाएगा। छोटी मोटी चीज़ें कुछ हो रही हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जो है चला जाएगा। पर आगे हमने कहा रिप्लेसमेंट, पर गाड़ी का बहुत मेजर ही एक्सीडेंट हो गया है या कुछ हमने इंजन ही बदल दिया, लाइफ ही चेंज हो जाएगी, तो बात अलग जो है आती है। कई बार होता है ना कि आप क्या करते हैं, पेट्रोल की गाड़ी उसको सीएनजी में आप कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो हमने कहा अगर वो वाला सारा काम करा रहे हो तो उससे क्या लाइफ एफिशिएंसी सब में चेंज आने, उसको क्या करना है कॉस्ट में ऐड जो है करेंगे। तो हमने कहा रिप्लेसमेंट ऑफ अ पार्ट टू इंक्रीज the life, to increase the life oblique efficiency of PPE। तो वे कह रहे हैं कैपिटलाइज द एक्सपेंडिचर, कैपिटलाइज द एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। और अगर आपने कोई पार्ट रिप्लेस करा है उसको क्या करना है, यू हैव टू कैपिटलाइज द एक्सपेंडिचर, फिर उसको हम कैपिटलाइज जो है हम जो है करेंगे। इतनी बात समझ आती, लॉजिकल सा चल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे जो है बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे जो है बढ़ जाते हैं। लो जी चेक करें, इसी के आगे जो है लिखें, कह रहे इफ एनी component, if any component of PPE, पर important क्या है, if any component of PPE is replaced, if any component of PPE is replaced, then, पर अब कितना कैपिटलाइज करना है, कैसे कैपिटलाइज करना है, AS10 ने एक अलग तरीका जो है बताया। कह रहे हैं कॉमा देन द डिफरेंस, comma then the difference between the cost of new component, difference between the cost of new component purchased, आपने जो नया कंपोनेंट खरीदा है वो ऐड करोगे, पर साथ में क्या करना है एंड बुक वैल्यू, इसको लेस करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा। तो कह रहे डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ न्यू कंपोनेंट परचेज्ड एंड बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपोनेंट, ओल्ड कंपोनेंट लिख रहे हैं नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन shall be adjusted, shall be adjusted to the cost of PPE, shall be adjusted to the cost of PPE। थोड़ा सा इस बात को जो है समझना है, थोड़ा सा इस बात को जो है समझना है भी क्या स्टोरी जो है चल रही है। लो जी इस बात को जो है चेक करें, अगर हम किसी पार्ट को रिप्लेस करते हैं, ये बात तो क्लियर है, हमें उसे क्या करना है कैपिटलाइज करना है, पर कैपिटलाइज का तरीका जो है वो कैसे करना है उसके लिए एक सवाल करेंगे तो और आपको क्लियर जो है होगा। तो मैं लिख लें नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर कौन सा होगा ये 3 4, एग्जाम्पल नंबर 4। तो भाई लिखें X Limited purchased, X Limited purchased a machine, X Limited purchased a machine with a cost of rupees 20 लाख। X Limited ने एक मशीन खरीदी, कॉस्ट कितनी है 20 लाख। कह रहे हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इजी रखते हैं
10% SLM, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% SLM। कह रहे हैं आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद कह रहे हैं अ component whose cost was rupees 4 lakh, whose cost was rupees 4 lakh need to be replaced, need to be replaced। और कह रहे हैं करंट कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, करंट कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट वो कितना है 4.5 लाख। करंट कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट वो हमारा कितना है 4.5 लाख। लो जी, तो भाई अब चेक जो है करें। अब स्टोरी क्या है इस बात को ध्यान से चेक करें और इस बात को समझें। हमने एक मशीन खरीदी 20 लाख रुपए की, मे भी हमने कार खरीदी है 20 लाख रुपए की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना 10% जो है हमारा चल रहा है। तो हमारा 10% डेप्रिसिएशन रेट चल रहा है। 3 साल के बाद उस गाड़ी में एक कंपोनेंट है। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है पर उसमें एसी काम नहीं कर रहा, एसी का कंडेंसर जो है कई बार रिप्लेस जो है करना पड़ जाता है, कुछ फिल्टर्स को रिप्लेस करना जो है पड़ जाता है। कार हमारी बिल्कुल सही चल रही है पर उसमें कंपोनेंट है वो जो है गड़बड़ हो गया, उसको रिप्लेसमेंट जो है करनी है। उस कंपोनेंट की एक्चुअल पहले कॉस्ट कितनी थी 4 लाख, अब महंगाई हो गई, अब कॉस्ट कितनी हो गई है 4.5 लाख। कंफर्टेबल है। तो ऐसे मान लें कार है, कार हम यूज़ करें 20 लाख की गाड़ी जो है हम यूज़ कर रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल हमने इसको यूज़ करा और उसके बाद उसके अंदर का एक कंपोनेंट जो है एक एसी या कंडेंसर जो है वो रिप्लेस जो है हमें करना जो है पड़ रहा है। तो अब कितनी कॉस्ट मुझे ऐड करनी है, कैसे ऐड करनी है, इस बात को जो है अब आप चेक करें। तो भाई अब स्टोरी क्या है, 20 लाख की कार थी, 3 साल हमने क्या डेप्रिशिएट किया होगा, तो 3 साल के बाद कितने रुपए, अब बुक वैल्यू कितनी आ गई होगी बता सकते हो आपने कहा 14 लाख जो है आपने बताई। तो भाई ऐसे कर लेते हैं, हमने कहा भाई कॉस्ट हमारी कितनी है 20 लाख, ठीक है जी। हमने कहा लेस डेप्रिसिएशन फॉर 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 10% SLM। तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा 2 लाख, 3 साल का कितना हो गया 6 लाख। तो भाई 6 लाख का ये डेप्रिसिएशन आया, तो हमने कहा बुक वैल्यू कितनी हो गई 14 लाख। हाँ जी, बुक वैल्यू कितनी हो गई 14 लाख, ठीक है जी। बुक वैल्यू कितनी हो गई 14 लाख। अब उन्होंने कहा एक कंपोनेंट रिप्लेस होगा, एक कंपोनेंट जो है रिप्लेस होगा, एक कंपोनेंट को रिप्लेस करना है। और अब ध्यान से चेक करो, अब अगर यहाँ पर मैं सीधा सीधा इसको ऐड कर दूं 4.5 लाख, ध्यान से समझना, सीधा सीधा ऐड कर दूं 4.5 लाख, मैंने कहा मेरी मशीन कितनी हो गई 18.5 लाख। मैंने कहा यहाँ गड़बड़ जो है हो गई। क्यों गड़बड़ हो गई, क्योंकि इसमें इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। हमने कहा 20 लाख में एक गाड़ी के बाकी सारे कंपोनेंट हैं 16 लाख के, और एक गाड़ी का एक कंपोनेंट है 4 लाख का। उन्होंने कहा सर अब ध्यान से देखो कि भाई पूरी कार है या पूरी मशीन है, 20 लाख की मशीन है, उसमें ये कंपोनेंट मेरा अब स्क्रैप हो गया, ये कंपोनेंट मेरा स्क्रैप हो गया। तो मैंने इस पर डेप्रिसिएशन 3 साल तो लगाया था मैंने, 3 साल कितना हुआ 1,20,000। तो मैंने कहा 3 साल का डेप्रिसिएशन मैंने कितना लगाया 1,20,000, और अब इसकी वैल्यू कितनी रह गई 2,80,000। तो मैंने कहा भी 2,80,000 ये स्क्रैप हो गया, इसकी जगह मेरी नई मशीन आई है। तो इन्हें कहा आप ये 4.5 लाख ऐड मत करो, आप पहले इसको माइनस करो, क्योंकि अब ये स्क्रैप हो गया और नई मशीन मेरी आई है। तो करना क्या है माइनस करो 280 प्लस क्या करो 450, माइनस क्या करना है 280 प्लस मुझे क्या करना चाहिए 450। तो उन्हें कहा ऐसे करो, इसके डिफरेंस को ऐड कर दो। बात समझ आती है, हमने कॉस्ट को 450 ऐड करो, पर जो पार्ट खत्म हो गया उसको वहां से माइनस कर दो।
तो करना क्या है, नई कॉस्ट को तो ऐड करना है, ये तो आपको समझ आया। और लॉजिकली जो ये स्क्रैप हो गया इसको मुझे माइनस करना है। इसी को अगर ऐसे बोलते तो ज़्यादा बेटर होता कि भी जो कंपोनेंट आपका हो गया फुली डिप्रिशिएट कर दो इस साल और नई कॉस्ट को ऐड कर दो। पर इन्होंने बस समझाने का तरीका क्या बोला, उन्होंने कहा कि आपकी जो है कह रहे डिफरेंस निकालो किसका, कॉस्ट ऑफ न्यू कंपोनेंट, वो कितना है 4.5 लाख, यही ऐड करना था। और कह रहे हैं एंड बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपोनेंट नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये मेरे को जो है माइनस करना था। तो मेरा मानना वही था, लिखते अगर इसको ऐसे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को ऐड कर लो और जो बुक वैल्यू है ऑफ कंपोनेंट स्क्रैप उसको माइनस करो, तो शायद आपको ज़्यादा लॉजिकली समझ आता। पर आपको लॉजिक भी दे दिया और इसका मतलब जो है मैंने समझा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात वही है, अब मुझे ऐड क्या करना है, तो लो जी, फिर मुझे क्या करना है, ये मैंने लिखा है यहाँ पर ऐड कॉस्ट ऑफ न्यू कंपोनेंट, वो कितना 4.5 लाख, लेस बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपोनेंट, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपोनेंट, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपोनेंट वो कितना होगा, 4 लाख का कंपोनेंट था, हमने कहा 3 साल के बाद 10%, 10%, 10%, 3 साल का मुझे जो है करना है, या 10% इंटू 3 जो है कर लेते हैं। तो भाई ये कितना आ रहा है 2,80,000। तो मैंने कहा 2,80,000 मुझे माइनस करना है, 450 मुझे ऐड करना है, तो मैंने कहा नेट मेरा कितना हो गया 1,70,000 जो है ये मेरा आ गया, ठीक है जी। तो मैंने कहा रिवाइज्ड बुक वैल्यू, रिवाइज्ड बुक वैल्यू तो हमारी कितना हो गया 15,70,000। तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू वो मेरी कितनी हो गई 15,70,000। क्या ये बात समझ आती है, लॉजिकली बात समझ आती है। तो फिर से चेक कर लो, आराम से इस टॉपिक को भी देख लें। मैंने कहा पहले कॉस्ट हमने इनकर करी, वो हमने सारा पढ़ा। अब ड्यूरिंग द ईयर और भी खर्चे जो है हम करते, अगर जनरल रिपेयर मेंटेनेंस है, जनरल हमने छोटा मोटा खर्चा किया है, पीएनएल में जो है लेते चले जाओ। पर अगर कोई कंपोनेंट रिप्लेस करा है, उससे क्या होगा, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उसको क्या करना है कैपिटलाइज जो है करना है। पर जो कंपोनेंट रिप्लेस किया तो एक कंपोनेंट हट गया, जो हट गया उसको सारा हटाना है। तो हमने कहा जो कंपोनेंट था कितने रुपए का था 4 लाख का, 3 साल डिप्रिशिएट कर दिया तो वो कंपोनेंट कितना बच गया 280 की बुक वैल्यू है, उसको हटाना है, माइनस कर दो 280। और मैंने कहा नया कंपोनेंट कितने का है 450 का, उसको ऐड जो है कर दो। लॉजिकल सी बात ये थी, पर उसको लिखा ड्राफ्टिंग कैसे हुई, कह रहे इसके डिफरेंस को ऐड कर दो, ठीक है। क्या ये बात समझ आती है, लो जी यहाँ तक किसी को अब कोई भी डाउट हो, ठीक चल रहा है, मस्त चल रहा है। चलो अब मेरे लास्ट सेगमेंट पर आते हैं जिसका नाम क्या है डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। तो भाई अब मेरे लास्ट सेगमेंट पर जो है जाते हैं जिसका नाम क्या है डेप्रिसिएशन। और मेरे को लगता है ये तो पूरा फाउंडेशन का चैप्टर है जो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो भाई चेक करें डेप्रिसिएशन, हाँ जी, किसी को डेफिनेशन याद है, हाँ डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन याद थी, इट्स अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, डेप्रिशिएबल अमाउंट, इसमें एक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट, आगे ओवर इट्स यूजफुल लाइफ लिख लो। चलो भाई, तो भाई कह रहे हैं इट इज अ सिस्टमैटिक, मजाक में नहीं, सिस्टमैटिक तरीके से, इट्स अ सिस्टमैटिक एलोकेशन। तभी फाउंडेशन अच्छे से पढ़ना है, जिन्होंने फाउंडेशन अच्छे से पढ़ा इंटर में उनके लिए इजी है, जिन्होंने फाउंडेशन में कम पढ़ा इंटर में थोड़ी सी ट्रबल उनको जो है रहती है। पर यही सेम चीज़ अब फाइनल में रहता है। फाइनल में जिसने फाउंडेशन इंटर अच्छे से पढ़ा फाइनल बहुत इजी है, और जिसने फाउंडेशन इंटर अच्छे नहीं पढ़ा फाइनल में जाके वो सारे बर्बाद जो है होते। इट्स अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ depreciable amount, depreciable amount over its useful life, over its useful life, ठीक है जी। और depreciable amount क्या होता है,
डेप्रिशिएबल अमाउंट, हाँ जी, वो क्या होता है, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। तो भाई कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे, वो जो नेट अमाउंट है उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएबल अमाउंट, और उसको सिस्टमैटिकली एलोकेट जो है अपने को जो है करना है। कंफर्टेबल है, आई होप इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा नई चीज़ देखते हैं। AS10 ने बहुत मस्त चीज़ कही, तो लिखें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। तो भाई डेप्रिसिएशन चार्ज करना तो आपको आता है, पर थोड़ा सा अब चेंज चीज़ें जो है होती है। AS10 प्रोवाइड्स, AS10 ने बहुत मस्त चीज़ कही, अच्छी चीज़ कही है, पर कई बार क्या होता है ना, आप जब बहुत बेस्ट पर जाते हो आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है हो जाते हो। तो AS10 क्या कहता है, कह रहे AS10 प्रोवाइड्स फॉर component based depreciation, कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन। सोच बहुत अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो भाई कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन दैट इज क्या मतलब हुआ, दैट इज ईच पार्ट ऑफ एन आइटम, each part of an item of PPE, each part of an item of PPE that is significant in relation to total cost of an item, total cost an item should be depreciated separately। बहुत ही मस्त चीज़ है। हाँ जी, तो भाई सोच समझें, और सोच वैसे बिल्कुल सही है, पर हाँ वही बात है, अब इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल जो है होता है, तभी चार्ट अकाउंटेंट की वैल्यू जो है वो शायद जो है बढ़ती है। अब इस बात को समझें कि भाई उन्होंने कहा आपने जो एसेट खरीदा है, आपने जो एसेट खरीदा है अभी तक आपने स्कूल में, इवन अगर आप कॉलेज भी जा रहे हो, इवन फाउंडेशन तक भी, हम इस एसेट को मे बी 10% डेप्रिशिएट या 12% एक फ्लैट रेट पर जो है करते थे। AS10 कहता है ये फ्लैट रेट सही नहीं है, इस एसेट के भी कंपोनेंट जो है आप चेक करें, इस एसेट के कंपोनेंट चेक करें। थोड़ा सा एग्जांपल जो है मैं आपको समझाता हूँ। हमारा जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर हमारा जो है, हमने ये प्रोजेक्टर खरीदा, हमारा जो प्रोजेक्टर है, ये प्रोजेक्टर हम जो है खरीदे जिससे सारा स्क्रीन डिस्प्ले में जो है हो रही है। अब इस प्रोजेक्टर की बात करें, मान लेते हैं 3 लाख का प्रोजेक्टर है, मान लेते हैं 3 लाख का प्रोजेक्टर है, पर इस प्रोजेक्टर की बात करें तो इसके मैं 2 पार्ट कर सकता हूँ। इसमें 2 मेन कंपोनेंट है, वन मैं कहूँगा लेंस, एक हमारा लेंस है जैसे कैमरे का लेंस होता है, और मैं कहूँगा बाकी अदर पार्ट, एक पूरी बॉडी है। ये जो प्रोजेक्टर है, एक प्रोजेक्टर का लेंस है जो इसको स्क्रीन को फ्लैश कर रहा है, एक पूरी बॉडी है। ठीक है, अब मुझे पता है ये जो लेंस है, ये जो लेंस है बेसिकली ये 2 लाख रुपए का है, और बाकी सारा जो है वो 1 लाख रुपए का जो है आता है। और स्टोरी क्या है, ये जो लेंस है ये नॉर्मली 2 साल में खत्म हो जाता है, और ये जो बाकी पार्ट्स हैं ये 10 साल चल सकते हैं। और हम करते वही हैं, हर 2 साल में ये लेंस हमारा बदलता है, 2 साल में लेंस बदलता है, और 10 साल के बाद हम पूरा प्रोजेक्टर जो है बदलते हैं। ऐसे समझ सकते हो। तो अब आप खुद सोच के बताएं, उन्होंने कहा जब डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो क्या होना चाहिए। एक तरीका है 3 लाख पर ही डेप्रिसिएशन कंबाइंड लगाओ, एक दूसरा तरीका कह रहे 3 लाख के टुकड़े करो, ये 2 लाख पर 2 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए, और इस 1 लाख पर 10,000 की डेप्रिसिएशन जो है लगनी चाहिए। मतलब प्रैक्टिकली अगर SLM की बात करूं तो 2 लाख डिवाइड बाई 2, 1 लाख डेप्रिसिएशन लेंस पर लगनी चाहिए, 1 लाख डिवाइड बाई 10, 10,000 की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए। तो 1,10,000 की डेप्रिसिएशन जो है हमें पहले साल लगानी जो है चाहिए।
क्या ये बात समझ आती है? तो भाई एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका 3 लाख के हिसाब से टोटली 10 साल कर लो, डिवाइड बाय 10, और आपने कहा 30,000 की डेप्रिसिएशन लगाए, तो बेटर कौन सा है? हमने कहा बेटर क्या है, आप कंपोनेंट के हिसाब से जो है आपको लगाना चाहिए, जिसकी जितनी लाइफ है उसको उतना डेप्रिशिएट जो है आप करें। कंफर्टेबल है? ऐसे ही हमारा जो ये पैनल है, इसकी बात करें फिर से, हमने पूरा एक सिस्टम जो है, ये राइटिंग पैनल जो है हमने खरीदा है। अब इसकी बात भी करें तो मान लेते हैं ये पैनल 10 लाख रुपए का हमारा जो है आया, 10 लाख का मान लीजिए पैनल है। इस पैनल के भी अगर हम ब्रेकअप करें तो मैंने कहा इस पैनल में 6 लाख रुपए का हमारा क्या है, सीपीयू है, मान लेते हैं सीपीयू है, क्योंकि हमें इस पैनल पे सारा काम चल रहा है। ये कैमरा मेरे को शूट कर रहा है, मैं जो लिख रहा हूँ उसको साथ में कंबाइंड हो रहा है, इस प्रोजेक्टर को कंबाइंड कर रहे हैं, ऑनलाइन कंबाइंड चल रहे हैं, साथ में लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। तो हमारा क्या है, मान लेते हैं हमारा जो प्रोसेसर है वो क्या है, 6 लाख रुपए का प्रोसेसर जो है आया। दूसरा मैंने कहा फिर ये जो पैनल है जिसमें लिख रहा हूँ माई राइटिंग बोर्ड, ये भी एक पैनल है, मान लेते हैं ये 2 लाख रुपए का एक ये राइटिंग पैनल जो है आपका आता है। और मान लीजिए बाकी और भी और सारी चीज़ें जो है हमारी आ गई, मान लो ये पेन हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सारा कुछ जो है हो गया। ऐसे करते हैं, इसको 3 लाख कर लो और इसको 1 लाख जो है कर लेते। ठीक है, मैंने कहा 3 चीज़ें आई। अब ये जो सीपीयू है, ये जो प्रोसेसर है, हमें लगता है इसकी लाइफ कितनी है, 5 साल। मैंने कहा 5 या 6 साल इसकी लाइफ जो है चलते, उसके बाद इसमें फिर रैम बढ़वानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट जो है करनी पड़ेगी। मेरा ये जो पैनल है, क्योंकि इसमें मैं डेली पेन से लिखता हूँ, कहीं ना कहीं स्क्रैच पड़ जाते हैं और इसकी स्क्रीन ही खराब हो गई। सोचें अगर आप इस पर डेली अपने मोबाइल फ़ोन पर अगर आप पेन से लिखते जाओ, कुछ टाइम बाद स्क्रीन जो है उसमें स्क्रैच पड़ जाती हैं, तो इसकी लाइफ कितनी है, 2 साल। इसकी लाइफ कितनी है, 2 साल। 2 साल ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं होती, तो हर 2 साल के बाद मुझे पैनल को रिप्लेस करना है, हर मेरे को 6 साल 5 साल के बाद सीपीयू में इसको चेंजेस करने हैं, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं, मे भी हो सकता है कीबोर्ड है, माउस है, इसकी लाइफ मान लेते हैं 2 साल 3 साल इसकी लाइफ जो है मान लें। तो बस यही वो कहना चाह रहे हैं कि इंस्टेड आप पूरे 10 लाख को एक साथ कंबाइंड डेप्रिशिएट करते हो, इसके आप टुकड़े जो है करो, जिसकी जितनी लाइफ है, जिसकी जितना मटेरियल कंसेप्ट है, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन जो है लगना चाहिए। क्या ये बात समझ आती है? कंफर्टेबल चल रहा है? लो जी, तो भाई इसी पर एक सवाल जो है कर लेते हैं। छोटे छोटे से सवाल हैं, इंटरेस्टिंग सारा टॉपिक है, और यही काम आपका जो है फ्यूचर में रहता है, यही काम आपका फ्यूचर में जो है आपका रहता है। जो बिजनेसमैन है वो चार्ट अकाउंटेंट के पास आते हैं, सर हमें ये नहीं पता, मुझे बिजनेस करना जो है आता है, पर पीछे क्या स्टोरी है उसका मुझे कोई आइडिया जो है नहीं है। अभी कितने बच्चे मेरे साथ गए थे आईआईटी दिल्ली? अच्छा, ऑलमोस्ट सारे जो है गए थे। तो आप सब अभी आईआईटी दिल्ली जो है गए थे बिजनेस कॉन्क्लेव में। तो वहाँ पर अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो वहाँ पर पहले आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी ने बहुत सारी बात करी, उसके बाद फिर बहुत सारे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर भी आए थे, उन्होंने भी अपने आइडियाज़ सारे शेयर जो है करे थे। सारे आइडियाज़ उन्होंने शेयर करे थे कि बिजनेस कैसे करना चाहिए, कैसे करना नहीं चाहिए। और अगर आपने सबकी स्पीच अगर सुनी हो तो 2 स्पीकर ने बात कही भी थी, 2 स्पीकर ने, क्योंकि वो सब क्या टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, वो सारे हमें बिजनेस करना आता है। पर वन ऑफ द पर्सन वो जो एक्सट्रीम लेफ्ट में थे, उन्होंने क्या कहा था कि मैंने जब अपना स्टार्टअप शुरू करा, उस गवर्नेंस में जहाँ बात थी, उनको क्वेश्चन वही था, गवर्नेंस को आप कैसे देखते हो? तो इस सेट कि मैंने अपना स्टार्टअप जब शुरू करा, मेरे पास बहुत सारे लव लेटर्स आए। ये शब्द था, मेरे बहुत सारे लव लेटर्स आए। कहाँ से आए थे? जीएसटी डिपार्टमेंट से, इनकम डिपार्टमेंट से, सारे डिपार्टमेंट से लव लेटर्स आए। क्यों? क्योंकि मुझे स्टार्टअप तो पता है, मेरे को अपना बिजनेस पता है, पर कंप्लाइंसेस कैसे करना है मुझे जो है नहीं पता। एंड ही कन्फेस्ड कि मुझे चार्ट अकाउंटेंट को बहुत हेफ्टी पेमेंट जो है मुझे करनी जो है पड़ती है। और वही कहा कि भाई गवर्नेंस है, उसके लिए वो कह रहे हैं हमारे हाथ में नहीं है। तभी मैं कहता हूँ ना, दोनों चीज़ें, जो पर्पस भी था आपको आईआईटी दिल्ली ले जाने का, अगर बिजनेस मॉडल है, 2 लोगों को साथ चलना होगा। एक कौन है? जो टेक्निकल पर्सन है, दे आर आईआईटीएंस, और एक कौन है? फाइनेंस। अगर आप दोनों की टीम अगर अच्छी बनती है ना, तो बिजनेस बहुत अच्छा जो है हो सकता है। उनके पास इनोवेशंस है, वो बिजनेस में वही सारी बातें उन्होंने, जितना रघुराम राजन जी ने भी कहा था, इंडिया को क्या चाहिए? इनोवेशन चाहिए। अगर इनोवेशंस होगी तो जॉब क्रिएशन जो है होगी। कौन सा एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, याद करके बताओ? रघुराम राजन जी ने किसका? नहीं, डिजाइंड बाय एंड आपका
मैन्युफैक्चर्ड बाय एप्पल की बात जो है करी थी। उन्हें क्या कहा था, उन्होंने एप्पल की बात करी थी। डिजाइनिंग कौन करे, एप्पल खुद जो है करे, मैन्युफैक्चरिंग कहीं से भी करवा रहे हैं। और उन्होंने वही कहा था डिजाइनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। और रघुराम राजन जी ने वही कहा था इंडिया में इनोवेशंस नहीं हो रही। और उन्होंने वही पिच करा था इनोवेशंस होने के लिए वो एजुकेशन बहुत अच्छी जो है होनी चाहिए। और बात सारी वही थी कि भी इनोवेशंस होनी जो है चाहिए। इनोवेशंस में कह सकता हूँ वो कौन है, आईटीएंस। हम इनोवेट नहीं कर सकते, तो हमारा काम क्या, हमारा इनोवेशन का काम जो है नहीं है। उन सबका काम क्या है, इनोवेशन का काम है। पर एट द एंड फिर जब बिजनेस में कहा हमें इनोवेशन करना तो आता है, हमें प्रोग्राम बनाना आता है, सॉफ्टवेयर बनाने आते हैं, पर एट द एंड कैपिटल कैसे अरेंज करनी है, वहां पर उनका हाथ तंग है। कैसे हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, उनका हाथ यहाँ पर तंग है। कैसे फाइनेंस को मैनेज करना है, यहाँ पर उनका हाथ तंग है। और दो स्पीकर्स ने कहा था कि चार्ट अकाउंटेंट यहाँ पर जो है हमसे एक्सेल जो है करते हैं। उन्होंने लिटरली कहा था कि भाई चार्ट अकाउंटेंट यहाँ पर एक्सेल जो है कर जाते, पर मेरा मानना वही है एक्सेल नहीं करना, दोनों साथ चलो। जो मेरे कुछ बच्चों ने बताया भी कि उन्होंने वहाँ पर, कुछ बच्चे तो ऑटो एक्सपो में घूम रहे थे, फोटोग्राफ क्लिक करा रहे थे, कुछ बच्चों ने आईटीएन के साथ इंटरेक्ट भी जो है करा था। उन्हें नंबर भी एक्सचेंज करे हैं, उन्हें नंबर्स भी एक्सचेंज करे हैं कि भाई उनसे बहुत सारी बातें जो है, तो वो कह रहे हैं भाई मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, अच्छा आप सीए के स्टूडेंट हैं तो आपका क्या चलता है, तो बहुत सारी बातें बताई। क्योंकि वो खुद कह रहे थे हमें नहीं पता इन्फ्लेशन क्या होता है, हमें नहीं पता इन्फ्लेशन रेट क्या है। जो रघुराम राजन जी ने भी कहा था ना 6% से ग्रो करें, कब होगा, वो कह रहे हैं सर हमारे तो ऊपर से निकल गया। पर आई होप आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से हैं, वो टेक्निकल डिपार्टमेंट से हैं, और अगर आप दोनों साथ हो पाए, दिस इज़ अ बेस्ट सिनारियो। और मेरा पर्पस यही था आपको आईआईटी के बच्चों से मिलवाना। अगर आपके वहाँ पे नंबर एक्सचेंज हुए हैं, अगर यारी दोस्ती कर रहे हो, ये बहुत बड़ा स्कोप है। छोटा सा एग्जांपल अगर बताऊँ स्कोप क्या है, हर साल बजट आते हैं, हर साल बजट में चेंजेस आते हैं, हर साल। टेली के सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ चेंज आते हैं। टेली का सॉफ्टवेयर कौन बना रहे हैं, आईआईटीएंस। मान लो ईआरपी कौन बना रहे हैं, आईआईटीएंस। पर पीछे किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, वो कौन बताएगा, चार्ट अकाउंटेंट। उनको प्रोग्रामिंग आती है, उनको अकाउंटिंग नहीं आती। उनको टैक्स का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, पर टैक्स में क्या चेंजेस आए हैं वो नहीं बता सकते। और ये बहुत बड़ा वैक्यूम है, जो मेरी कोशिश थी कि उस दिन जो है शायद फिल हुआ, और कई बच्चों ने ये फिल करा भी है। अगली बार मैं कोशिश करूंगा आपको लेकर जो है मुझे जाना है, तो ऐसे अलग अलग जगह पर हम चलेंगे। पर्पस वही है कि वहाँ पर ठीक है आप अपना एंजॉय कर रहे हैं, पर पर्पस हाँ बिजनेस मॉडल के लिए मैं आपको वहाँ पर जो है लेकर गया था। इन लोगों से इंटरेक्ट करें, इन लोगों के साथ नंबर एक्सचेंज जो है और आप करें। और बाद में अगर हो सके, अगर ये टीम अच्छी बनती है, तो आप सोच के बताएं एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर आप बना पाए। और उसमें प्रॉब्लम वही आ रही है, चार्ट अकाउंटेंट को सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आता। जिनको सॉफ्टवेयर बनाना आता है उनको अकाउंट्स की नॉलेज जो है नहीं है। कॉम्पोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग आपको पढ़ा रहे, उनको नहीं पढ़ा रहे। और अगर ये सारी बातें अगर समझ आ गई, और अगर आपकी टीम बनती है, ये सॉफ्टवेयर की डिमांड तो पूरे वर्ल्ड में है, इनकम टैक्स की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है, जीएसटी सॉफ्टवेयर की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है, हर चीज़ की डिमांड पूरे वर्ल्ड में जो है चलती है। और मेरे को वाकई बड़ा अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पे मतलब बता रहे थे सर हम नंबर एक्सचेंज करे हैं, हमें उनकी सोच अच्छी लगी, उनको हमारी सोच अच्छी लगी, और सर हमने सोचा भी है वो सारी चीज़ें। इवन जो वहाँ पे स्टार्टअप एक्सपो चल रहे थे, दो तीन बच्चे मेरे पास आए कि सर वहाँ पे जो स्टार्टअप एक्सपो थे उनका जो बिजनेस मॉडल था, सर कुछ बिजनेस मॉडल हमें पसंद आए, और कुछ बिजनेस मॉडल हम उनको एडवाइस कर आ गए कि सर आपके मॉडल में ये कमी है, इसको आप ठीक कर सकते हो। और उन्होंने बच्चे बताए थे सर हमारा नंबर लिया है कि मैं बाद में आपसे बात करूंगा, ये तो हमें क्लिक ही नहीं करा। क्यों, उनका बिजनेस मॉडल में उनको टेक्निकल सारा पता है, पर बिजनेस की सेंस तो आपको है, उनको बिजनेस की सेंस जो है वो नहीं होती। और अगर आप दोनों मिल सकते हो फिर तो कमाल की चीज़ जो है वो शायद जो है हो जाती। तो मेरी कोशिश रहेगी आपको ऐसे कई और जगह जो है मैं आपको लेकर चलूं, और वहाँ पर आगे जो है बढ़ती। पर एनीवेज वापस जो है आए, तभी चार्ट अकाउंटेंट नीड तो उनको ही पता है, बहुत अच्छी नीड जो है। बिना चार्ट अकाउंटेंट के बिजनेस या बिना टेक्निकल पर्सन के, दोनों को साथ साथ जो है हमें जो है चलना है। चलो एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, लो जी एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहे एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ बिल्डिंग, X Limited purchase a building for rupees 80 lakh. For rupees 80 lakh, it charges
depreciation. It charges depreciation on SLM. कह रहे it has identified, ये सारा काम आपका जो है रहेगा. It has identified the following components. Following component कह रहे with no residual value. इजी बनाने के लिए with no residual value. ठीक है जी. तो भाई कह रहे हैं कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. कंपोनेंट्स लाइफ और कॉस्ट. लो जी, इस बात को भी अब ध्यान से आप चेक करें. आपने बचपन से आपने मतलब अकाउंट्स के बचपन से आपने हमेशा डेप्रिसिएशन सीखा है. एक बार लिखना नहीं, डेप्रिसिएशन आपने जो है सीखा है. अब शायद आप इसको अप्रिशिएट कर पाएँ. स्कूल में जो सीखा बिल्कुल ब्लंडर सीखा था. इवन अगर आप बीकॉम में सीख रहे हैं बिल्कुल ब्लंडर सीख रहे हैं. इवन फाउंडेशन तक जितना सिखाया था वो सारा ब्लंडर था. अब इस बात को समझें, डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं. छोटा सा एग्जाम्पल, आपने आज एक बिल्डिंग खरीदी. आराम से सोचना, आपने एक बिल्डिंग खरीदी, मान लेते हैं 50 लाख की. आप आराम से लिखना नहीं, 50 लाख की बिल्डिंग जो है आपने खरीदी. कंफर्टेबल है. 50 लाख की आपने बिल्डिंग जो है खरीदी और लाइफ मान लेते हैं 10 साल. आप 10 साल इस बिल्डिंग को अपने पास रखना चाहते हो. ठीक है, 10 साल आप बिल्डिंग को रखना चाहते हो. आराम से मुझे सोच के बताओ 10 साल के बाद इसकी सेल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू क्या होगी. दिल्ली में आपने 50 लाख की बिल्डिंग जो है खरीदी है. 10 साल के बाद हम कह रहे हैं एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू. तो मुझे बताओ ये वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी. हाँ जी, कितने कह रहे हैं 50 लाख की कम होके 5 लाख रह जाएगी. कोई भी नहीं, एक बच्चा. और कितने कह रहे हैं इस बिल्डिंग की वैल्यू 10 साल के बाद मे बी 5 करोड़ या 10 करोड़ हो जाएगी. वैल्यू बढ़ेगी. सबको पता है वैल्यू हमेशा बढ़ेगी. इस बात को आप समझो, वैल्यू तो हमेशा बढ़नी है. प्रॉपर्टी की वैल्यू कभी गिरती है, बहुत रेयर केस में गिरती है, हमेशा वैल्यू बढ़ती है. तो अब आप मुझे सोच के बताओ 50 लाख की बिल्डिंग है, मुझे पहले से पता है कि 10 साल के बाद ये 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ हो जाएगी. तो आप डेप्रिसिएशन लगा कैसे रहे हो. अब मुझे बताओ पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन लगाओगे. क्या बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन होगा या एप्रिसिएशन होगा. बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन होगा या एप्रिसिएशन होगा. बिल्डिंग में तो एप्रिसिएशन होगा. बिल्डिंग में तो एप्रिसिएशन होगा कि डेप्रिसिएशन. हो ही नहीं सकता. गाड़ी की वैल्यू कम होती है, मशीनरी की वैल्यू कम होती है, मोबाइल फ़ोन की वैल्यू कम होती है, फर्नीचर की वैल्यू कम होती है, पर बिल्डिंग की वैल्यू कम कहाँ हो रही है. बिल्डिंग की वैल्यू तो बढ़ रही है. तो बिल्डिंग में बताओ क्या डेप्रिसिएशन लगना चाहिए. बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, पर लग तो रहा है. हाँ जी, लग तो रहा है. इसलिए इस बात को समझें, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, या लगता है किस तरीके से जो है लगता है, इस बात को आप समझें. और तभी अब ध्यान से आप सोच के बताना. ऊपर तभी कंपोनेंट बेस्ड है. आपने आज एक बिल्डिंग खरीदी 80 लाख रुपए की. आपने आज एक बिल्डिंग खरीदी 80 लाख की. ठीक है, अब ध्यान से चेक करो. तो हम कहते हैं इसमें ये बिल्डिंग नहीं होती, आप बिल्डिंग के पैसे नहीं देते. आप जब भी बिल्डिंग खरीदते हो आप सोच के बताओ, सेम बिल्डिंग है. जैसे मोबाइल फ़ोन है, आपने मोबाइल फ़ोन यहाँ पे खरीदो या कनॉट प्लेस जाकर खरीदो या किसी और एरिया में जाकर खरीदो. आपने सेम शर्ट है, यहाँ खरीद रहे हो या आप 2 किलोमीटर दूर जाकर खरीद रहे हो, वो शर्ट सेम होगा कि अलग होगा. फर्क तो नहीं पड़ता, सेम होता है. पर बिल्डिंग में यहाँ खरीदूं या मैं कनॉट प्लेस में खरीदूं, सेम बिल्डिंग, सेम प्रीमाइसेस, सब कुछ सेम बना हुआ है, सेम बिल्डर है. एक बिल्डिंग बनाई है रोहिणी में, एक बिल्डिंग बनाई है कनॉट प्लेस, एक बिल्डिंग है गुड़गांव. उनके रेट सेम होंगे अलग होंगे. क्यों. बिल्डिंग तो सेम है. बिल्डिंग की वैल्यू नहीं होती, किसकी वैल्यू होती है. लोकेशन की. इतनी बात क्लियर है. बिल्डिंग की वैल्यू नहीं होती, किसकी वैल्यू होती है. लोकेशन की. किसकी वैल्यू होती है. लोकेशन की. या मैं क्या, किसकी वैल्यू होती है. लैंड की. अब इस बात को और समझो, इस बात को समझो. 10 साल के बाद बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, लैंड की वैल्यू बढ़ रही है. लैंड की. इसलिए लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते. वो शायद आपको कंसेप्ट कहते नहीं लगाते. क्यों लगाते. इसलिए लैंड की वैल्यू क्या हो रही है. एप्रिशिएट जो है हो रही है.
एप्रिशिएट हो रही है। और अब सोच के बताओ, इसी में अब बात करें, आप जो 80 लाख रुपए देते हो, सोच के बताएं, आज आप एक बिल्डिंग खरीदने आए, आप एक बिल्डिंग खरीदने आए किसी भी एरिया में, आप ध्यान से सोचो, आपकी प्रायोरिटी क्या होती है, लोकेशन देखते हो, इसका लोकेशन कहाँ पर है। और कितनी बार तो ये होता है कि आपने वो बिल्डिंग खरीदी और आपके माइंड में क्या होता है, तोड़ के नहीं बनवाऊंगा, ऐसे ही होता है, हम तोड़ के नहीं बनवाएंगे, ओल्ड फैशन है। इसलिए अगर मैं बात करूं तो शायद ये हो सकता है 70 लाख रुपए तो मैंने दिए किस बात के, लैंड के दिए हैं, और 10 लाख रुपए मैंने किस बात के दिए, बिल्डिंग के जो है दिए हैं। और बिल्डिंग की बात है, मुझे पता है हर 10-15 साल के बाद ये बिल्डिंग तोड़कर बनानी पड़ेगी, या मेरी 20 साल के बाद बिल्डिंग तोड़कर जो है बनती है। क्या ये बात समझ आती है? इसलिए अब बिल्डिंग इस वैल्यू पर हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन जो है लगाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बेस्ड। लैंड पर हम नहीं लगा रहे, हमने अलग करा, सारे कंपोनेंट अलग अलग हमने जो है करे, और मैंने कहा प्रैक्टिकली अब अगर आप समझें, वो जो बिल्डिंग है वो डेप्रिशिएट होती है, लैंड मेरा क्या होता है, एप्रिशिएट जो है होता है। कुछ की बात समझ आती है? ये शायद बच्चों के माइंड में था कि लैंड पे हम क्यों नहीं लगाते, बिल्डिंग पे क्यों लगाते हैं, पर बात वही था, कहीं ना कहीं समझ जो है नहीं आता था, स्टोरी सारी वही है। तभी हम क्या बोलते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। अगर बोलते भी हैं लैंड को अलग करो, बिल्डिंग को अलग करो, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगाना है, क्यों, इसकी लाइफ कितनी है, 20 साल, 20 साल के बाद एक खंडर है, 20 साल के बाद जो है खंडर है। अभी इस समय अगर आप चेक कर रहे होंगे, इस मॉल की रेनोवेशन चल रही है, हर 5-6 साल के बाद मॉल में पेंटिंग वेंटिंग सब कुछ जो है होता है, और कुछ सालों के बाद फिर इसकी इमारत जब खराब होती है तो सारा काम फिर से जो है करना जो है पड़ता है। लो जी, तो चेक करें, मैंने कहा मेरा मेन कंपोनेंट पहला क्या है, लैंड। मैंने कहा 80 लाख में मान लेते हैं लैंड, लैंड की कॉस्ट कितनी, 30 लाख। मैंने कहा 80 लाख मैंने दिए हैं, उसमें लैंड की कॉस्ट कितनी है, 30 लाख। लैंड की लाइफ कितनी होती है, इनफाइनाइट। लैंड की लाइफ कितनी होती है, इनफाइनाइट। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने कहा उस पे रूफ, रूफ पर हमने खर्चा किया, रूफ मतलब छत, छत पे खर्चा किया है 10 लाख, उसकी लाइफ कितनी है, 20 साल। पूरी बिल्डिंग में एक आपका बेस फाउंडेशन और एक छत, उस पे सबसे ज़्यादा काम जो है होता है। कई बार छत की बात करें, छत के ऊपर इस तरीके से कवरिंग होती है, गर्मी जो है वो नीचे जो है ना आ जाए। तो कई बार रूफ में आपके शेड्स भी लगते हैं, कई बार रूफ के अंदर इस तरीके से फ्लोरिंग जो है की जाती है कि सन अगर आपकी सनलाइट पड़ती है वो वापस जो है रेडिएट हो जाए, अंदर एब्जॉर्ब जो है ना हो जाए। इसलिए रूफ अच्छी बनाते हैं जिससे कूलिंग नीचे सारी बिल्डिंग में अच्छी जो है हो जाए। तो रूफ उन्होंने 10 लाख रुपये खर्चा किया, उसकी लाइफ कितनी है, 20 साल। फिर बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट लगी है, लिफ्ट 8 लाख रुपए की लगी है, और लिफ्ट की लाइफ कितनी है, 10 साल। लिफ्ट की लाइफ कितनी है, 10 साल। हर बिल्डिंग में लिफ्ट होती है, उसकी लाइफ अलग जो है चल रही है। और मैंने कहा रिमेनिंग बिल्डिंग, रिमेनिंग बिल्डिंग, और मैंने कहा 32 लाख रुपए की बिल्डिंग पे, मान लेते नई नई बिल्डिंग अभी बनी थी, 32 लाख रुपए इसके हमने दिए, इसकी लाइफ कितनी है, 50 साल। बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग है, तो हमने कहा ठीक है 50 साल तक बिल्डिंग मेरी काम आ जाएगी। लिफ्ट 10 साल के बाद रिप्लेसमेंट मांगेगी, उसकी जो छत है वो 20 साल के बाद रिप्लेसमेंट जो है मांगेगी, और मैं कहा लैंड की रिप्लेसमेंट मांगने की जरूरत जो है नहीं है। तो टोटल ये खर्चा कितना हो गया, 80 लाख। टोटल खर्चा कितना हो गया, 80 लाख। और आपसे कह रहे हैं कंप्यूट डेप्रिसिएशन, कंप्यूट डेप्रिसिएशन। तो भाई डेप्रिसिएशन कितना बता रहे हो, 194। एक आंसर आ रहा है 1,94,000 की डेप्रिसिएशन जो है लगेगी। छोटे छोटे सवाल हैं, ये मैं उम्मीद करता हूँ एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, 2-2 नंबर में भी जो है आ सकते हैं। 194 ही आ रहा है, तो भाई चेक करें 1,94,000। तो भाई कैसे करना है, सिंपल सिंपल सा काम। आपने कहा जी कंपोनेंट, और दूसरा क्या है, डेप्रिसिएशन, कंपोनेंट और डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। और वही चेक करो लैंड, हाँ जी, लैंड पर डेप्रिसिएशन कितना, निल। और ऐसे भी समझ सकते हो, लैंड की अगर बात करें तो अगर फॉर्मूला भी लगाओगे तो आप क्या कहोगे, 30 लाख रुपए कॉस्ट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है, इन्फिनिटी।
तो 3 लाख 30 लाख डिवाइड बाई इन्फिनिटी कितना आता है 0। तो मैथमेटिकली अगर आपको समझना हो तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, आपका 0 जो है आ जाएगा। दूसरा, वैल्यू, इसकी वैल्यू आपकी जो है वैसे ही बढ़ जाती है, इसलिए हम इस पर डेप्रिसिएशन जो है नहीं लगाते। लो जी, उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, रूफ। तो भाई रूफ हमने कहा भाई 10 लाख रुपए हमने खर्च किया। 10 लाख रुपए हमने खर्च किया, कितनी लाइफ है 10 साल, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, ओहो मैं क्या कर रहा हूँ, 20 साल। तो भाई यहाँ पर कितना आ गया, हाँ जी कितना बता रहे हो 50,000। तो भाई यहाँ पर कितना आ गया 50,000। लो जी, ऐसे ही फिर मैंने कहा हमारी बिल्डिंग में लिफ्ट लगी है, लिफ्ट लगी है कितनी 8 लाख की, लाइफ कितनी है 10 साल, तो ये कितना आएगा 80,000। ऐसी हमने कहा रिमेनिंग बिल्डिंग ये कितना है 32 लाख, और 50 साल कितना आ रहा है 64,000 जो है आया, और ये टोटल बताएं कितना 1,94,000। 1,94,000। ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, 1 या 2 नंबर, और आपका सब्जेक्टिव भी जो है आ सकता है। फिर मेरे को उम्मीद है एमसीक्यू में सारे सवाल जो है आने चाहिए। जहाँ पर आईसीए को लगता है लिखवाने की ज़रूरत है वहाँ आईसीए आपसे लिखवाएगा, यहाँ पे लिखवाने की ज़रूरत नहीं, कहेगा सारा काम कैलकुलेटर पर जो है करके मेरे को जो है पता दीजिए। कंफर्टेबल चल रहा है, लो जी आराम से चेक करें यहाँ तक, किसी को कोई भी छोटा मोटा डाउट हो, सारा ठीक चल रहा है, और आगे बढ़ जाए। लो जी, फिर और आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट चेक करो, छोटे छोटे टॉपिक हमारे। लो जी नेक्स्ट चेक करें, कह रहे हैं डेप्रिसिएशन। लो जी, फिर अगला छोटी सी लाइन, हम फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिवीजन करानी है। डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिगिन, डेप्रिसिएशन किस दिन से हम लगाना शुरू करेंगे, किस दिन से लगाना शुरू करेंगे, जिस दिन हमने खरीदा नहीं, जिस दिन हमने इंस्टॉल करा नहीं, जिस दिन हमारा चेक किया, भाई जिस दिन आपका रेडी टू यूज है, जिस दिन रेडी टू यूज है, जिस दिन से आप यूज कर सकते हैं वहां से डेप्रिसिएशन शुरू हो जाएगी, चाहे आपने यूज करा हो या ना यूज करा हो। तो लो जी, डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिगिन व्हेन इट इज available, when it is available for use, when it is available for use, जिस दिन आप यूज कर सकते हैं, जिस दिन सारा काम हो गया, ओके रिपोर्ट आ गई है, उस दिन से डेप्रिसिएशन जो है आपको लगाना है। एंड नॉट when it is actually used, एक्चुअल जिस दिन यूज करा हमें उससे कोई रेलिवेंट नहीं है, जिस दिन ओके रिपोर्ट आ गई वहां से हमारा डेप्रिसिएशन जो है लग जाएगा। लो जी, इस पर भी एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 6। तो भाई चेक करो, कह रहे एक्स लिमिटेड परचेज्ड, एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन, परचेज्ड अ मशीन on 1st April 2023, 1st April 2023 को मशीन खरीदी है, कह रहे फॉर ₹50 लाख, 50 लाख की मशीन हमने खरीदी, कह रहे which was installed on 1st May 2023, खरीदी किस दिन 1 अप्रैल को, हमने ऑर्डर कर दिया, फिर मशीन आई, इंस्टॉल होने में 1 महीना जो है लग गया, तो 1 मई को इंस्टॉल हुई। आगे रखें, कह रहे हैं ट्रायल रन, फिर इसकी चेकिंग हुई, ट्रायल रन कॉमा इंस्पेक्शन was done and machine was ready to use, machine was ready to use on 1st July 2023,
इंस्टॉल होने के बाद 2 महीने लगे, ट्रायल रन हुआ, इंस्पेक्शन हुई, जो कमियां थी सब ठीक करने के बाद 1 जुलाई को ओके रिपोर्ट आ गई। अब आप मशीन जो है यूज कर सकती हैं। आगे लिखें, हाउ एवर एक्स लिमिटेड started using the machine from 1st October 2023 और फिर एक्स लिमिटेड ने 1 अक्टूबर से प्रोडक्शन जो है चालू जो है करी। ठीक है जी, बस इतनी सी बात है। कह रहे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन वो कितना है 12% पर एनम। और आपसे कह रहे हैं कंप्यूट दी डिप्रिसिएशन। फिर से मैं मान के चलता हूँ, अब पेपर में ये सवाल आना चाहिए 1 नंबर का, पहले नहीं आता था, अब 1-1 नंबर के सवाल बनने चाहिए। कंप्यूट द डिप्रिसिएशन फॉर द पीरियड 2023-24। तो भाई आंसर निकाल लिया 4,50,000। तभी 1 नंबर का सवाल ये जो है बनता है। पहले 5 नंबर के सवाल आते थे, इसलिए इन सवाल की प्रोबेबिलिटी कम थी। अब तो ऐसे नहीं, नए कोर्स में पर्पस ये है कि आपसे हर चीज़ अच्छे से जो है पूछ सकते हैं। तो भाई बात सारी वही है। तो बताओ डिप्रिसिएशन किस दिन से चार्ज करोगे? हाँ जी, हमने कहा 1 जुलाई, जिस दिन रेडी टू यूज है उस दिन से डिप्रिसिएशन चार्ज जो है होगा। तो लिख लें डिप्रिसिएशन will be charged when the asset is ready to use, that is 1 जुलाई 2023। ठीक है जी। और फिर डिप्रिसिएशन की बात करें तो भाई डिप्रिसिएशन हमारा कितना है 50 लाख की हमने बात करी। तो भाई 50 लाख की हमने बात करी। रेट ऑफ कितना है 12%। और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगाना है। तो भाई कितना आ रहा है 4,50,000 जो है आपका आ जाएगा। तो भाई 4,50,000 का जो है ये डिप्रिसिएशन जो है आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई भी छोटा मोटा डाउट हो? सारा ठीक चल रहा है? तो पेपर में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अभी तक आया नहीं, पर अब एक बार फाउंडेशन को अब रिवाइज कर लेते हैं। मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन याद है या भूल गई हो? हाँ जी, पहला मेथड कौन सा है? SLM मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड WDV मेथड। और कोई मेथड याद हो? मशीन आर रेट मेथड। और कौन सा मेथड है? प्रोडक्शन यूनिट मेथड। और कौन सा मेथड है? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ठीक है, ये उम्मीद नहीं करता कि अब आपको, क्योंकि फाउंडेशन में चेक हो गया, तो ऐसे इस पर इंटर में तो मेरे को लगता है नहीं पूछना चाहिए, पर टू बी ऑन द सेफर साइड ये भी प्रैक्टिस जो है कर लेते भी ऐसे का। ये तो हमने देखा है भी, फाउंडेशन में जो चेक कर लिया, इंटर में नॉर्मली वो सेम टॉपिक नहीं पूछते, यहाँ थोड़ा सा एडवांस जो है पूछते। फाउंडेशन में डिप्रिसिएशन पूछा था, अब इंटर में कंपोनेंट बेस्ड डिप्रिसिएशन जो है पूछ लेंगे। पर एक बार फिर से रिवाइज जो है कर लेते हैं डिप्रिसिएशन मेथड्स। लो जी, चेक करो डिप्रिसिएशन मेथड्स। लो जी, छोटा सा टॉपिक डिप्रिसिएशन मेथड्स। तो भाई पहला मेथड हमारा क्या है? SLM। पहला मेथड SLM। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय किसे करते हो? हाँ जी, यूजफुल लाइफ। तो भाई कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। एक अभी सवाल करेंगे, आखिरी सवाल, इसी की बस बात कर लेते हैं। तो एक बार सारे मेथड लिख लेते हैं और एक सवाल जो है कर लेते हैं। तो भाई SLM कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, इस फॉर्मूले से डिप्रिसिएशन पर एनम जो है आएगा। दूसरा क्या होता है? WDV मेथड। उसमें क्या करना पड़ता है? पहले रेट निकालना पड़ता है। फॉर्मूला रेट का याद है या भूल गए हो? याद है। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी,
1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू, हाँ जी, स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। तो 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। पहले रेट निकालेंगे और रेट निकालने के बाद फिर डिप्रिसिएशन जो है हम चार्ज करेंगे। तीसरा आप लिख लो प्रोडक्शन यूनिट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। तो भाई प्रोडक्शन यूनिट मेथड की अगर बात करें, लो जी, तो भाई चेक कर लो। अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है, हमने कहा भाई कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड किसे करते हो, हाँ जी, टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। तो भाई लिख लें टोटल एस्टिमेटेड यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन यूजफुल लाइफ। अपनी पूरी यूजफुल लाइफ में 5 साल 6 साल 10 साल में कितनी प्रोडक्शन जो है आप उम्मीद कर रहे हो, और मल्टीप्लाई कितना करेंगे, इस साल कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए। तो भाई यूनिट प्रोड्यूस्ड इन द करंट ईयर, और इसी से रेलिवेंट था, जैसे प्रोडक्शन यूनिट था वैसे ही मशीन आ रेट था। मैं बाकी सारे जो है नहीं लिखवा रहा, तो सेम ही फॉर्मूला जो है बन जाएगा। लो जी, तो भाई इसी पर एक छोटू सा सवाल जो है कर लेते हैं। तो भाई एग्जाम्पल नंबर कौन सा आएगा, 7। पर इसकी मेरे को लगता है रेलिवेंस कम होनी चाहिए, पर हाँ ऐसे का कुछ एक्सपेक्टेड नहीं होता, कई बार ये भी जो है पूछ लेते हैं, तभी टू बी ऑन द सेफर साइड टॉपिक हम सारे कवर जो है हम करेंगे। तो भाई एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहे हैं एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन, एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन ऑन 1st April 2022। कह रहे हैं फॉर ₹5,20,000। एक्स लिमिटेड ने मशीन खरीदी 5,20,000 की। कह रहे हैं एस्टिमेटेड लाइफ या यूजफुल लाइफ मैं आपको दे रहा हूँ 2 years। मशीन 2 साल जो है चलेगी। फिर कह रहे हैं एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, और 2 साल के बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी, 2,92,500। और कह रहे हैं मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1,00,000 यूनिट्स, और लगता है इस मशीन से 2 सालों में हम कितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, 1,00,000। जिसमें लिख लेते हैं ईयर 1 में 40,000 यूनिट की प्रोडक्शन होगी, ईयर 2 में 60,000 यूनिट की प्रोडक्शन जो है होगी। और कह रहे हैं कंप्यूट depreciation by above methods for both years। तो दोनों सालों के लिए ऊपर 3 मेथड कराए, तीनों मेथड से कितनी डेप्रिसिएशन जो है चार्ज करेंगे। क्या कहते हो, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये हो जाना चाहिए। तो भाई आराम से देख लें मेथड 1 इज SLM। तो मेरे को पूरी उम्मीद है ये आप अच्छे से जो है कर लेंगे। तो ये मेथड 1 SLM बताएं जी कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है, 113,750। तो भाई 1,13,750 कैसे निकाला, हमने कहा हमारी कॉस्ट कितनी है, 5,20,000। तो हमने कहा जी डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितनी है, 5,20,000
डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है 292,500। तो भाई 292,500 ये मेरा आया, डिवाइड बाय कितने साल लगाना है 2 साल। तो भाई आप बता रहे हैं आंसर कितना आया 1,13,750 पर एनम। हर साल ये डेप्रिसिएशन जो है लगेगा। इसका मतलब ईयर 1 में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा 1,13,750 रुपये, और ईयर 2 में भी डेप्रिसिएशन हमारा जो है लगेगा 1,13,750 रुपये। कर सकते हो। इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, पर हाँ टू बी ऑन द सेफर साइड हम सारे टॉपिक जो है कवर करते चले जाएंगे। फिर आगे चेक करो मेथड 2, फिर आगे चेक करें मेथड 2। मेरे को WDV निकालना है, उसके लिए पहले मैं रेट निकालूंगा 25%। भाई वो कैसे निकाला, हमने कहा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू कितनी है 2,92,500 डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितनी है 5,20,000, और मल्टीप्लाई बाय मुझे क्या करना है 100 जो है करना है। तो भाई ये सॉल्व करना अच्छे से आता होगा, तो भाई कैलकुलेटर पर चेक कर लें। तो भाई आराम से चेक करें। भाई कैलकुलेटर पर कैसे सॉल्व करना है, पहले आप इसको डिवाइड करोगे। तो आपने कहा भाई 2,92,500 डिवाइडेड बाय 5,20,000। तो भाई ये एक वैल्यू आ रही है कितनी 0.5625, 0.5625 कंफर्टेबल है। अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट करना है। तो स्क्वायर रूट आपके पास अंडर रूट का बटन कैलकुलेटर में होता है, एक बटन होगा अंडर रूट का कैलकुलेटर पर, तो अंडर रूट दबाया। तो भाई ये पूरी वैल्यू जो है ये मेरी अब कितनी आ गई 0.75। ठीक है जी। तो पहले आपने फर्स्ट स्टेप क्या किया, आपने अंदर की वैल्यू को सॉल्व करा 292,500 डिवाइड बाय 520, ये वाली वैल्यू आई। अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट करना है। अंडर रूट दबाया, वैल्यू कितनी आई 1.75। अब मुझे क्या करना है 1 माइनस। अब मुझे क्योंकि 1 माइनस करना है तो तरीका क्या रहता है, कैलकुलेटर पर ये आ रहा है 0.75, ये आ रहा है, मुझे ये माइनस करना है। मेरे पास प्लस माइनस का एक बटन होगा कैलकुलेटर पर, तो जैसे ही प्लस माइनस का बटन मैंने दबाया तो ये मेरी वैल्यू कितनी हो गई -0.75। मैंने कहा ये वाली मैंने वैल्यू निकाली और मैंने प्लस माइनस का बटन दबाया तो कितना हो गया -0.75। और मुझे करना क्या है +1 इक्वल टू, क्योंकि माइनस में इस 1 को ऐड करना है, तो +1 इक्वल टू ये कितना आ गया 0.25। और फिर मुझे मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, ये कितना आ गया 25%। मल्टीप्लाई बाय 100 करा, कितना आ गया 25%। आई होप सबको अच्छे से आता है। तो भाई क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे ने फाउंडेशन मुझसे पढ़ा है तो आपको तो आता ही है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम मुझसे पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्लो जो है चलूंगा। जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा तो उनको थोड़ा सा कैलकुलेटर प्रैक्टिस में दिक्कत आती है, तो स्टेप बाय स्टेप जो है करते चले जाते। तो भाई जिसको इसमें डाउट है एक बार कैलकुलेशन जो है चेक कर लें। फिर से देखो, मेरे को स्क्वायर पहले इसको सॉल्व करा 292,500 डिवाइड बाय 5,22,000, ये वैल्यू आई। फिर मुझे इसका स्क्वायर रूट करना है, अंडर रूट का बटन मैंने जो है दबाया, तो यहाँ से वैल्यू मेरी कितनी आ गई 0.75। मुझे ये वाली वैल्यू आ गई। अब आगे क्या है माइनस, तो माइनस के लिए क्या करूं प्लस माइनस का बटन दबाया, ये वाली वैल्यू क्या हो गई माइनस में। अब मुझे 1 ऐड करना है तो मैंने +1 किया इक्वल टू ये वाली वैल्यू आई। अब ये पूरी वैल्यू आ गई है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, ये कितना आ गया 25%। लो जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, ये कर पा रहे होगे? तो लो जी, तो WDV रेट आप सब ने जो है निकाल लिया है, ये कितना आ गया है 25%। तो भाई चेक कर लें WDV रेट, ये मेरा यहाँ पर आ गया 25%। तो बताएं जी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमने कहा ईयर 1 पर कैसे निकालोगे,
हमने कहा 5,20,000 ये जो कॉस्ट है उस पर 25%, तो 5,20,000 का 25% कितना आ रहा है 1,30,000 निकाल लोगे। उसके बाद फिर क्या निकालना है क्लोजिंग बैलेंस, तो हमने कहा 5,20,000 रिटर्न डाउन वैल्यू, साथ साथ वैल्यू निकालनी है, इसमें से 1,30,000 आपने माइनस करा तो ये कितना आ रहा है 3,90,000। और फिर ईयर 2 पर आ जाएं तो अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है 3,90,000, इस पर क्या करना है 25%, फिर से क्या करना है 25% करोगे तो 97,500 जो है आ जाएगा। ठीक है जी। तो भाई ईयर 1 ईयर 2 सबने निकाल लिया होगा। हाँ, जो मेरे बच्चे हैं उनको बोरिंग लग रहा होगा, जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा टाइम जो है मेरे को देना जो है पड़ता है। ठीक है, और आगे बढ़ जाए। चलो फिर लास्ट मेरा क्या है मेथड नंबर 3। हाँ जी, तो भाई लास्ट मेरा मेथड क्या है मेथड नंबर 3, तो भाई प्रोडक्शन यूनिट मेथड। तो भाई प्रोडक्शन यूनिट मेथड, तो भाई ईयर 1 की डिप्रिसिएशन कैसे निकालोगे 5,20,000 माइनस में 2,92,500 डिवाइड किसे करना है 1,00,000। हमने कहा टोटल प्रोडक्शन हम कितनी करेंगे, टोटल प्रोडक्शन हमारी कितनी है 1,00,000, तो हमने कहा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ये मेरा आया डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन। और फिर हर साल कितनी कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो, पहले साल 40,000 दूसरे साल 60,000, तो ईयर 1 में यहाँ 40,000 से मल्टीप्लाई करोगे और ईयर 2 में 5,20,000 माइनस 2,92,500 डिवाइडेड बाय 1,00,000, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 60,000 से। लो जी, और बताओ जी आंसर कितना 91,000। सब आंसर निकाल कर बैठे हैं और दूसरा क्या है 1,36,500 जो है आ गया होगा। ठीक है, और मेरे को पर्सनली मेरे को उम्मीद है ये पेपर में तो नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, पूछ लिया तो लॉटरी आपकी, पर हाँ ये पूछना जो है नहीं चाहिए। लो जी, यहाँ तक आराम से चेक कर लें, किसी को कोई भी छोटा मोटा डाउट हो कंफर्टेबल है। और एक लास्ट टॉपिक उन बच्चों के लिए जो मुझसे फर्स्ट टाइम जो है पढ़ रहे हैं, तो मैं जो बच्चे पढ़ चुके आप बस पेशेंस रखना, क्योंकि आपको तो इस समय टिप्स पर होगा, पर जो बच्चे मुझे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा मुझे एक सिखाना है रेट कैसे जो है निकालते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ये फॉर्मूला कैसे बना ये मेरे को बताने, फाउंडेशन पढ़ चुके, और कल को अगर यहाँ पर लाइव 3 इयर्स हो जाए 5 इयर्स हो जाए 7 इयर्स हो जाए कैसे रेट निकालते हैं, तो बस मैं कहूँगा अब जो मेरे बच्चे हैं आप पेशेंस रखना। हाँ, आप पेशेंस रखना, क्योंकि आप कहोगे सर ये क्या है, पर जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा जो है मेरे को मदद करने का मौका जो है आप दें। ठीक है जी। तो भाई दो चीज़ें चेक कर लें। तो भाई WDV का रेट जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जिनको रिवाइज भी करना है ध्यान से चेक करो। W रेट का फॉर्मूला कैसे बना है, ये बना है हमारे मैथमेटिक्स ये फाउंडेशन में एक चैप्टर था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, या उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट वो जो फॉर्मूला है उससे बना था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर शायद आपको पता हो वो क्या है, ए क्या होता है P इंटू 1 प्लस आई की पावर n या t। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे बना उसमें मैं चर्चा नहीं करता, क्योंकि हमने 2 घंटे लगाए थे, पूरी डेरिवेशन सीखी थी। पर मेरे को पता है भाई जिन बच्चों ने मुझसे नहीं पढ़ा कहीं और से पढ़ा होगा, तो एटलीस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। तो बस बात सारी वही है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। और इसी में डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या होता है ऐड होता है। डेप्रिसिएशन में बस यहाँ पर क्या करते हैं P इंटू 1 माइनस आई की पावर n। जब एप्रिशिएट करोगे हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होता है, डेप्रिशिएट में हर साल लेस जो है होता है। दूसरा हमने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट में ये क्या है प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कॉस्ट। अमाउंट क्या होता है फ्यूचर वैल्यू, और
कॉस्ट की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, स्क्रैप वैल्यू, इसलिए यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू जो है हम बोल देते हैं। और आगे क्या होगा, 1 माइनस, अब यहाँ पे आई की जगह मैं क्या लिख दूं, डेप्रिसिएशन रेट की पावर n जो है होता है। तो नॉर्मली ये फॉर्मूला इस तरीके से जो है आपका बनता है कि स्क्रैप वैल्यू दिस इज इक्वल टू कॉस्ट 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट की पावर n। अब मुझे डेप्रिसिएशन रेट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, मैं इसको यहाँ डिवाइड करूंगा, स्क्रैप वैल्यू अपॉन में कॉस्ट, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट की पावर क्या होगा, n। अब इस n को मैं इधर ले जाऊं तो यहाँ पर ये आपका nth रूट आ जाएगा, nth रूट अगर आ गया तो ये मेरा 1 माइनस डी हो जाएगा। और ऐसे अगर मुझे d निकालना है तो d क्या होगा, 1 माइनस nth रूट ऑफ हमारा क्या है, स्क्रैप वैल्यू अपॉन में कॉस्ट। कंफर्टेबल है। और ये डी अगर परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 जो है हम करते हैं, ठीक है। इसमें फाउंडेशन में शायद मैंने 2-3 घंटे 4 घंटे पूरी डेरिवेशन आराम से करी थी, पर इतना अब ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट इस फॉर्मूले पर जो है हम आ जाते। पहली बात ये, इसमें अब किसी न्यू स्टूडेंट को या इवन एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, कंफर्टेबल है, तो रेट कैसे बना ये हमने जो है निकाला। और दूसरा, अब एक सवाल और लिख लो, कह रहे हैं कंप्यूट, लो जी आखिरी सवाल, कंप्यूट दी WDV रेट इन द फॉलोइंग केसेस। और WDV रेट कैसे निकालते हैं, मेरे बच्चों को तो आता है, पर एक बार बाकी सारे बच्चों को भी साथ जो है लेकर चलते हैं। तो भाई कॉस्ट है, यूजफुल लाइफ है, आपको स्क्रैप वैल्यू गिवन है, और आपसे कह रहे हैं रेट निकालना हो। तो मान लीजिए कॉस्ट मैंने गिवन है 10 लाख, यूजफुल लाइफ मैंने दी है 5 इयर्स, स्क्रैप वैल्यू वो कितना है, 5,90,490। पहले तो अपने बच्चों का देख लेता हूँ स्पीड, रेट ज़रा निकाल कर मुझे बताओ। 10 लाख की कॉस्ट है, 5 इयर्स की यूजफुल लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू है 5,90,490, तो डेप्रिसिएशन रेट क्या होना चाहिए। हाँ जी, कितना, 10%। एक आंसर आ रहा है 10%, 10% सबका आ गया, चलो बहुत बढ़िया। 15 सेकंड में एटलीस्ट आप यहाँ तक तो पहुँच रहे हो, ठीक है जी। चलो, और जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े थे आप चेक करें, तो भाई अब आप चेक करें फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस 5th रूट ऑफ 5,90,490 डिवाइडेड बाय 10 लाख, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय मुझे क्या करना है, 100 जो है करना, ठीक है जी। तो भाई थोड़ा सा मैं 5-10 मिनट लेना चाहूँगा, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको ये थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, तो थोड़ा सा बस बाकी सारे बच्चे पेशेंस रखना। एक शॉर्टकट हमें सीखना है, अगर स्क्वायर रूट होता कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं, पर अगर क्यूब रूट निकालना है, 5th रूट निकालना है, 10th रूट निकालना है, 20th रूट निकालना है, तो सिस्टम क्या रहता है, उसके लिए जो मैंने फाउंडेशन में एग्जाम्पल दिया था वही नए बच्चों को समझाता हूँ। अगर मान लीजिए 8 का मुझे क्यूब रूट निकालना हो, तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अगर 8 का क्यूब रूट निकालना हो, आंसर कितना आएगा, 2। 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 होता है। अब कैलकुलेटर पर कैसे निकालें, एक स्टेप को याद करना। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, हमने 8 कैलकुलेटर पर लिखा, आपने 8 कैलकुलेटर पर जो है आपने किया, उसके बाद साथ साथ चेक करो, अब मेरे को अंडर रूट का बटन आप एक कैलकुलेटर पर होगा, वो मुझे प्रेस करना है 19 टाइम्स। तो अंडर रूट 8 कैलकुलेटर पर है, अंडर रूट का बटन आपके पास होगा, काउंट करके दबाते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इसको बाद दबाते जाओ, और एक वैल्यू आ रही है, वैल्यू कितनी आ रही है, 1.00000396622। कुछ एक वैल्यू आएगी, लिखने की जरूरत नहीं, पर जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं चेक कर लो यहाँ तक पहुँच गए, कोई बच्चा यहाँ पर ना पहुँचा हो,
सिंपल 8 अंडर रूट करना है कितनी बार, 19 बार जो है करना है, एक वैल्यू जो है आ जाएगी, एक स्टेप है। फिर करना है -1, फिर करना है -1, तो भाई -1 इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी 0.0000396622। ठीक है जी। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट है डिवाइड करना है आपके n से। मुझे क्या निकालना है, क्यूब रूट, तो मुझे डिवाइड किससे करना है, 3 से। अगर निकालना हो 5th रूट, डिवाइड किससे करना है, 5 से। अगर निकालना है 10th रूट, डिवाइड किससे करना है, 10 से। तो जो भी रूट निकालना है, जैसे यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है, मैं किससे डिवाइड करूंगा, 3 से। तो हमने कहा डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ रही है 0.0000132207। सारे बच्चे निकाल पा रहे हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। उसके बाद अब ये सारा काम रिवर्स चलेगा। -1 का अब मुझे क्या करना है, +1 इक्वल टू, तो जब मैंने +1 किया तो वैल्यू आ जाएगी 1.0000132207। और उसके बाद फिर आगे चेक कर लो, इसका रिवर्स करना है। स्क्वायर रूट का रिवर्स क्या होता है, स्क्वायर। स्क्वायर करने का तरीका मल्टीप्लाई इक्वल टू, और इसको चेक करो, इस स्टेप को जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं चेक कर लो। ये जो वैल्यू आई, अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई का बटन दबाना है, इक्वल टू का बटन दबाना है। मल्टीप्लाई का बटन दबाया, इक्वल टू का बटन दबाया, एक वैल्यू आ रही होगी 1.0000264414। फिर से मल्टीप्लाई का बटन दबाओ, इक्वल टू का बटन, फिर से मल्टीप्लाई का बटन दबाया, फिर इक्वल टू का बटन दबाया, 1.0005288828। फिर से मल्टीप्लाई का बटन दबाना है, इक्वल टू का बटन दबाना है। तो ऐसे कितनी बार करना है, सिर्फ 19 बार, ज्यादा तो करना ही नहीं होता। तो मल्टीप्लाई मैंने कितनी बार दबा दिया, 2 बार। तो मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 बार, फिर से मल्टीप्लाई इक्वल टू 4 बार, फिर 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो भाई चेक करो, 19 बार करोगे, ये आंसर कितना आ रहा है, 1.99999। अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आ गया, 2 जो है आ जाता है। ठीक है जी। मैं जरा अपने बच्चों से पूछ लूं, ये हमने जो किया बेसिकली किया क्या, ये वाला स्टेप अपने बच्चों की भी जरा जानकारी देख लेता हूं। आपने भी ये वाला स्टेप क्या था, लॉग। हम बेसिकली क्या लेना चाह रहे थे, लॉग हमने लिया था। और ये वाला स्टेप क्या है, एंटी लॉग जो है हमने लिया था। ठीक है, पर जो नए बच्चे इतना ज़रूरत नहीं है भाई, हमने कुछ लॉग एंटी लॉग करके सारी वैल्यू जो है हमने निकाली थी, पूरा कंसेप्ट दिया था, पर उसको थोड़ा शॉर्ट जो है कर कर चलते हैं। हाँ जी, तो भाई चेक करें, तो इसको शॉर्ट में करके चलते हैं। तो भी आंसर मेरा कितना आ गया, 2 जो है आ गया। तो स्टेप क्या है, जो भी वैल्यू हो पहले अंडर रूट 19 टाइम्स, फिर क्या करना है, -1, फिर डिवाइड बाय जो भी रूट निकालना है, फिर क्या करना है, +1, फिर अंडर रूट मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार करना है, 19 बार जो है करना है। कंफर्टेबल है, इसमें किसी को कोई भी छोटा मोटा डाउट हो, क्या ये कर पा रहे हो? अच्छा, जो बच्चे कहीं और से पढ़कर मेरे पास आए हैं, शायद या तो आपने ये सीखा नहीं होगा या शायद सीखा होगा कि ये 19 की जगह 12 से अक्रॉस वर्ल्ड मैं कह सकता हूँ, जितना मुझे पता है नॉर्मली 12 से लोग सिखाते हैं, कई बार 14 से भी सिखाते हैं, कई बार 16 से भी सिखाते हैं, कुछ 17 से सिखाते हैं। अकेला मैं हूं जो 19 से जो है सिखाता हूं। तो अगर आप 12 से भी करना चाहो, इनकार नहीं है, पर हाँ बेटर मेरे हिसाब से कौन सा है, 19 है। तो अगर आप 12 से भी करोगे कोई फ़र्क जो है नहीं पड़ता, पर एक माइंड में रखना भाई 19 से जो है ये काम अपने को करना है। तो लो जी, अब चेक करें, अब ऊपर वाले पर ही आ जाएं। तो भाई चेक करो, इसको अब सॉल्व करना है। पहला स्टेप 5,90,490 डिवाइड बाय 10 लाख, ये वैल्यू आई कितनी, 0.59049। इसका अब मुझे क्या निकालना है, 5th रूट। कैसे निकालोगे, पहला स्टेप अंडर रूट 19 टाइम्स,
तो भाई अंडर रूट 19 टाइम्स उनका बटन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कंफर्टेबल है? अंडर रूट 19 टाइम्स। फिर मुझे क्या करना है? -1 मैंने किया, कुछ वैल्यू आई। फिर मुझे क्या करना है? डिवाइड बाय फिफ्थ रूट निकालना है। किससे डिवाइड करूंगा? 5 से। डिवाइड बाय 5 इक्वल टू, फिर जो वैल्यू आई अब मुझे क्या करना है? +1 इक्वल टू, फिर जो वैल्यू आई अब मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू 19 बार दबाओ। मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है जी, एक वैल्यू आ रही है और ये वैल्यू कितनी आ रही है? 0.899999 कुछ एक वैल्यू जो है आ रही होगी। कंफर्टेबल है? ये इसकी वैल्यू आई। मुझे क्या करना है? प्लस माइनस का बटन, ये माइनस में आ गया। फिर क्या करना है? +1 इक्वल टू कितना आ गया? 0.100000 मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये कितना आ रहा है? 10% जो है आ जाएगा। लो जी, तो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं क्या ये बात कुछ कुछ समझ आती है? लो तो भाई 2 सवाल बस और कर लो। हाँ मुझे पता है मेरे एग्जिस्टिंग बच्चों को बहुत इस समय दिक्कत हो रही है, 2 सवाल उन बच्चों के लिए करवा देता हूँ और आप भी निकाल कर बताओ। 50 लाख की कॉस्ट है, 10 इयर्स की लाइफ है और 10 साल के बाद 21,71,942 स्क्रैप वैल्यू होगी। तो भाई स्क्रैप वैल्यू जो है होगी, तो भाई चेक कर लें। 21,71,942 डिवाइडेड बाय 50 लाख। हाँ जी, इसका 10th रूट निकालना है, 1 से माइनस करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर कितना है? 8%। ठीक है जी, 8%। और लास्ट चेक कर लो, 80 लाख की कॉस्ट है। आपको फाउंडेशन ने बताया था नहीं बताया था हम ये अंडर 19 टाइम्स क्यों करते हैं? क्या बताया था? ये बताया था ज्यादा एक्यूरेट या कुछ और बताया था? लॉग टेबल और भी कुछ बताया था नहीं बताया था? अच्छा नहीं बताया था, चलो फिर रहने दो, चलो कोई बात नहीं, फिर रहने दो। नहीं बताया तो नहीं बताया, चलो नहीं बताया कोई बात नहीं, छोड़ दो। ठीक है चलो, तो भाई 80 लाख, हाँ जी 80 लाख 12 इयर्स की लाइफ है और 30,98,515 की स्क्रैप वैल्यू है। तो भाई स्क्रैप वैल्यू है, तो बताओ जी रेट कितना? तो निकालोगे 30,98,515 डिवाइडेड बाय 80 लाख का 12th रूट 1 में से माइनस करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। 7.6% जो है आ जाएगा। तो भाई 7.6% जो है आ जाएगा। भाई स्टेप 1 क्या है? इसको पहले डिवाइड करो। फिर सेकेंड स्टेप क्या है? अंडर रूट 19 टाइम्स कर लेना। हाँ जी, उसके बाद क्या है? -1 कर देना। फिर डिवाइड किससे करना है? डिवाइड बाय 12। डिवाइड बाय 12 जो है कर लेना। उसके बाद क्या है? +1 करना है। फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू जो है करना है। ठीक है, आपके बैच में जनरली नहीं बताया 19 याद नहीं, बहुत गड़बड़ है, आप सब भूल गए हो। चलो नहीं आप भूल गए, मेरा दिल टूट गया है। हाँ मेरा दिल टूट गया है। क्या बात करें, हिंट क्या? फिर मैं पूरा ही बताऊंगा। आपको याद ही नहीं 19 मैंने आपको याद दिलवाया था। 19 फिगर याद रखना। मेरा 19 फेब को बर्थडे आता है, 19 फेब को मेरा बर्थडे आता है। 19 डेट आपको याद जो है होनी चाहिए, आने वाला है ना? हाँ नहीं बताया, चलो अब बता दिया। 19 फेब मेरा बर्थडे है,
देखता हूँ, हाँ देखता हूँ मेरा बर्थडे आप कैसे सेलिब्रेट जो है करोगे। कुछ दिन रह गए हैं तो आपको बता देता हूँ, हाँ मैं आपको बता देता हूँ 19 फेब कुछ दिन हैं, तो देखते हैं आप मेरा बर्थडे अच्छा सेलिब्रेट करोगे या बिल्कुल वाहियात सेलिब्रेट करोगे। चलो पार्टी तो मैं क्लास में ही दूंगा, हाँ अब बाकी आपके ऊपर है कि आपको मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना है या नहीं करना है, वो 19 को जो है देख लेंगे। तो कुछ बैच होते हैं सरप्राइज प्लान करते हैं, कुछ बैच ऐसे होते हैं शॉक प्लान करते हैं, तो 19 को ही जो है पता चल जाएगा। ठीक है चलो, तो आज के लिए इतना ही जो है रखते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू ऑल, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट कल के लिए। पर इंपॉर्टेंट वही कहा, आराम से समता में रहना, काम रहना, चाहे रिजल्ट अच्छा आए बुरा आए, अच्छा बुरा नहीं होता, एक्सपेक्टेड आए या अनएक्सपेक्टेड आए, चिल करो, अच्छे से एंजॉय जो है करते चले जाओ। तो कल फिर आपका ऑफ रहेगा, परसों फिर आपसे मुलाकात जो है करेंगे। ठीक है जी, चलो ओके जी, टाटा बाय बाय।